Hello guys, welcome again to my YouTube channel. My name is Manish Gupta and you are watching BSCG Lectures. तो गाइस जैसा कि आप सभी को पता है BZYCT 131 आप सबका सब्जेक्ट कोड है एंड एनिमल डाइवर्सिटी बुक का नाम है। तो देन गाइस हमने यूनिट 1 पढ़ा। यूनिट 1 में हम एनिमल लाइक प्रोटिस्टिस यानी प्रोटोजोन्स के बारे में हमने पढ़ा, अच्छे से डिस्कस करा था। वो भी वीडियो आपको 4 पार्ट में मिल जाएगा, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो वो जाके इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, आई बटन में मैं शो कर दूँगा, आप देख लेना। एंड देन बात करें अगला जो यूनिट होने वाला है यूनिट 2, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो यूनिट 2 क्या है, तो ये अभी आपके लिए सीक्रेट है और मैं आपको बताऊं। पार्ट 1 है ये, ठीक है, इस वीडियो का पार्ट 1 है। तो यूनिट 2 जो है आपका एनिमल क्लासिफिकेशन है, यानी यूनिट 2 में आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल क्लासिफिकेशन के बारे में एंड आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से उनका आर्किटेक्चर किया गया है। ठीक है, तो गाइज वीडियो को देन उसके बाद देख लीजिए। यहाँ पे ये भी मैं बता दूं स्ट्रक्चर, ये देखिए हम क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो देखिए क्या है, इसमें हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन में हम क्या बायनोमियल नोमेनक्लेचर या फिर नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज पढ़ेंगे और किस तरीके से ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे कि मॉडर्न क्या है एरा में हम किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं अलग अलग सिस्टम्स में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देन उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी प्लान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है उसकी सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, किसका सेफोलाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जर्म लेयर भी है आपका एंड बॉडी कैविटी है ना, सिलोमेट्स उनके बारे में पढ़ेंगे हम। फिर डेवलपमेंटल पैटर्न्स जो फॉलो करता है उसको भी हम पढ़ेंगे, सेगमेंटेशन के बारे में ही पढ़ेंगे। फिर रहा हमारा 2.4 वाला जो टॉपिक है वो है ऑरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मेटाजोआ। ठीक है, मेटाजोआ में किस तरीके से आपका क्या ऑरिजिन है और क्या डाइवर्सिफिकेशन उसके बारे में पढ़ेंगे। ऑरिजिन ऑफ मल्टी सेलुलरिटी के बारे में भी पढ़ेंगे। डाइवर्सिफिकेशन एंड फाइलोजेनी ऑफ एनिमल्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। देन उसके बाद हमारा समरी है, टर्मिनल क्वेश्चन है। ठीक है, तो कुछ ये रहा हमारा इस चैप्टर का कुछ स्ट्रक्चर, ये रहा और ये रहा इंट्रोडक्शन। ठीक है गाइज, ये क्या है एनिमल क्लासिफिकेशन एंड आर्किटेक्चर का इंट्रोडक्शन है। तो गाइज वीडियो शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को देखें, पूरा देखें एंड देन थोड़ा फास्ट भी आप चाहे देखना तो देख सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल सके। एंड देन वीडियोस को शेयर भी जरूर करें, क्योंकि वीडियो शेयर करना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा काम है। आप करिएगा भला दूसरों का, तो हम भी आपका भला इसी तरीके से करते रहेंगे। ठीक है, हेल्प करनी है सबकी। ठीक है, देन स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। देखिए इन द फर्स्ट यूनिट यू स्टडीड अबाउट द यूनिसेलुलर यूकैरियोट प्रोटिस्टिस दैट्स आर कंसीडर एनिमल लाइक फॉर्मली प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटोजोआ। ठीक है, तो इस पिछले यूनिट में जैसे कि हमने फर्स्ट यूनिट में क्या पढ़ा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ा, जो कि प्रोटिस्टिस जो था आपका उसके बारे में पढ़ा, जो कि हम क्या है एक एनिमल लाइक क्या है मतलब एनिमल की तरह कंसीडर करते हैं, लेकिन उसको एक अलग किंगडम में रखा जाता है जिसका नाम है किंगडम प्रोटोजोआ। ठीक है, किंगडम प्रोटोजोआ में रखा जाता है। ऑल द क्या है अदर मल्टी सेलर एनिमल्स आर प्लेस्ड अंडर द किंगडम मेटाजोआ। ठीक है, और जो अदर आपके, क्योंकि देखिए वो क्या था यूनिसेलर था, सिंगल सेल वाला यूकैरियोट था प्रोकैरियोटिक। अगर हम बात करें मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो वो आपका कौन से किंगडम में आता है, तो किंगडम मेटाजोआ में आता है। क्या आता है गाइस, किंगडम मेटाजोआ, या फिर हम एनिमेलिया भी कह सकते हैं। अब देखिए क्या है अंडर डिफरेंट फाइला। ठीक है, उसमें आपको डिफरेंट फाइला भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसको बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी तो हमारा सिर्फ मेनली क्लासिफिकेशन पे फोकस रहेगा। देखिए क्या है, रिकॉल द प्रेजेंट डे ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ 3 डोमेन्स गिवन इन यूनिट 1। ठीक है, जो आपका क्या है प्रेजेंट डे में जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन था किस पे, ऑफ 3 डोमेन्स। ठीक है, 3 डोमेन्स पे बेस्ड, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा रिकॉल करिए। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको। द क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है प्लेसेस ऑल मल्टीसेलर एनिमल्स अंडर द ब्रॉड ग्रुप ओपिस्थोकॉन्टा। ठीक है, जो आपका ब्रॉड क्लासिफिकेशन था, जो मॉडर्न तरीके से क्लासिफिकेशन, आपको याद होगा कि नहीं होगा याद, टेबल, उस टेबल में क्या है आपको एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन दे रखा था जिसमें ओपिस्थोकॉन्टा जो था आपका उसके बारे में बता रखा था। ठीक है, तो गाइज तो ये एक ब्रॉड ग्रुप है जिसके अंदर आपका क्या है मल्टीसेलर एनिमल्स भी आते हैं। ठीक है, which also include the fungi and some other closely related unicellular protozoans। ठीक है, और इस ग्रुप में क्या है आपका फंगाई एंड देन यूनिसेलुलर प्रोटोजोन्स भी क्या आते हैं इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, क्लोजली रिलेट करते हैं, क्योंकि आपस में क्लोजली रिलेट करते हैं, इसलिए इसको क्या है ओपिस्थोकॉन्टा में हम एक तरीके से इस ग्रुप में हम कंसिडर करते हैं। बात करें हम, व्हेन वी स्टडी एनिमल डाइवर्सिटी वी फाइंड दैट ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन
इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग शेयर एन इंट्रिंसिक मटेरियल। ठीक है, ये जो हम क्या है इसके बारे में जो पढ़ते हैं एनिमल डाइवर्सिटी के बारे में, जिसमें कि सारे एनिमल्स आ जाते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन भी हो गया, ये एक तरीके से एक शेयर करते हैं इंट्रिंसिक मटेरियल डिज़ाइन एंड फंडामेंटल फंक्शन प्लान डिस्पाइट द स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो ये क्या है एक तरीके से इंट्रिंसिक मटेरियल जो है वो अपने साथ एक तरीके से शेयर करते हैं, उनकी जो डिज़ाइन हो गई या मैं बोलूँ फंडामेंटल फंक्शनल प्लान जो है उनका, उसके बारे में कहूँ तो एक तरीके से उनकी स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी है, ये सारे क्या आपस में एक सिमिलर चीज़ गेन करते हैं, एक तरीके से शेयर करते हैं। देखिए क्या है, हम फंडामेंटल स्ट्रक्चर की बात करें, डिज़ाइन की बात करें, डेट वी सी डेट टुडे हैव बीन रिप्रेजेंटेड बाय इन द फॉसिल्स ऑफ द मेटाजोन। ठीक है, जैसे कि आज के समय में हम उसके फंडामेंटल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, उसके डिज़ाइन के बारे में पढ़ते हैं, या हम आज के समय में देखते हैं तो वो रिप्रेजेंट किसके थ्रू किया जाता है, तो वो फॉसिल्स के थ्रू किया जाता है गाइज, फॉसिल्स के थ्रू ऑफ मेटाजोन। ठीक है, मेटाजोन डेट ऑफ क्या है फाउंड फ्रॉम द कैम्ब्रियन पीरियड। ठीक है, कैम्ब्रियन पीरियड यानी एक तरीके से मान लीजिए 48 मिलियन ईयर्स एगो का जो पीरियड है आपका, वो आपका क्या है कैम्ब्रियन पीरियड कहलाता है, यानी बहुत समय पहले का। ठीक है, बहुत समय का पहले से वो क्या है आपको ये इस तरीके से रिप्रेजेंट आपको फॉसिल्स में आपको देखने को डेट वर फाउंड इन द कैम्ब्रियन पीरियड में भी आपको इसी तरीके से मिलता था। It is therefore reasonable to assume that must have arisen from the common ancestral। एक तरीके से हम क्या है एक रीजन मिल जाता है, रीजनेबल क्या मिलता है कि हम क्या कर सकते हैं, इन्हें एज्यूम कर सकते हैं डेट दे मस्ट हैव अराइजन फ्रॉम क्या है, ये जरूर न जरूर क्या हुए होंगे, एक ही इनका कॉमन एंसेंट्रल होगा, या मैं बोलूँगा एक ही इनके पूर्वज होंगे। फ्रॉम वन ओवर टाइम दे बिकम लेस एंड लेस लाइक ईच अदर। क्या है जो कि क्या होंगे बिकम लेस एंड लेस लाइक ईच अदर, कम से कम तो वो एक दूसरे की तरह तो दिखते ही होंगे है इस तरीके से। तो कॉमन एंसेंट्रल से ही मतलब अगर मैं बात करूँ प्रोकैरियोट्स की बात करूँ, यूकैरियोट्स की बात करूँ, तो ये सारे जो सेल्स हैं वो उनका एंसेस्टर सेल की बात करूँ तो वो क्या होंगे कॉमन होंगे, वो एक ही सेल से अराइज हुए होंगे। ठीक है, हाँ। Such assumptions are based on the morphological development, physiological and biochemical and genetic similarities and differences among the animals group। क्या है अगर मैं बोलता हूँ ऐसा तो ये कैसे हमें पता चलता है, तो एक तरीके से हम एजम्पशन करते हैं, जो कि एजम्पशन किस पे बेस्ड होता है, तो मॉर्फोलॉजिकल यानी उसके जो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स होते हैं उसके थ्रू हो गया। एंड देन बात करें डेवलपमेंटल प्रोसेस की बात करो, किस तरीके से वो डेवलप हुआ, उसकी बात करो, फिजियोलॉजिकल की बात करूँ एंड बायोकेमिकल एंड जेनेटिक सिमिलरिटीज़ की बात करूँ, तो जिसके थ्रू हमें मालूम चलता है इनके जो डिफरेंसेस है इनके बीच में, एक तरीके से इससे हम मालूम करते हैं। ठीक है, एजम्पशन लगाते हैं। बात करें हमारा नेक्स्ट क्या लिखा है इसमें, टू स्टडी द इमेंस डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल लाइफ। क्या है ये, टू स्टडी दिस इमेंस डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल लाइफ एंड इट्स इंटर रिलेशनशिप्स। जो हम क्या है इसके बारे में जो स्टडी करेंगे, इमेंस डाइवर्सिटी की स्टडी करेंगे एनिमल लाइफ के बारे में, और जो इनकी इंटर रिलेशनशिप्स है यानी आपस में इनके जो संबंध है ना, एक तरीके से रिलेशन है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इट बिकम इम्पॉर्टेंट टू प्लेस दैम इन टू ए कैटेगरीज। इसलिए क्या है इसके लिए इसको जो आपस में इंटर रिलेशनशिप्स है उन्हीं के बेसिस पे हमें क्या है एक तरीके से इंपॉर्टेंट है, मतलब ज़रूरी है कि उसको हम क्या कर सकें एक कैटेगरीज में प्लेस करके रखें। यानी क्या किस बेसिस पे, तो अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेज, यानी उनकी जो सिमिलैरिटीज़ है उनके अकॉर्डिंग और कुछ डिफरेंसेज है उनके अकॉर्डिंग हम क्या है उनको एक डिफरेंट कैटेगरीज में क्या कर सकें, एक तरीके से रीशेड्यूल, मतलब एक तरीके से कैटेगराइज कर सके, है ना, कैटेगराइज कर सके। देयरफॉर वेरियस क्लासिफिकेशन सिस्टम हैव बीन प्रपोज्ड फॉर दिस पर्पस। हाँ, तो ये जो आपका जो इस तरीके से जो कैटेगरीज में बांटना, एक तरीके से आपको वेरियस क्लासिफिकेशन मिल जाएगा, सिस्टम मिल जाएंगे डिफरेंट जो कि बहुत लोगों ने प्रपोज भी करा इस चीज़ को लेके, है ना। तो आपको अलग अलग पर्पज़ के लिए अलग अलग आपको क्लासिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए, however it does not be easy to impose to artificial order that is being improved upon constantly new evidences for relationship among the group arise। क्या है कि हम जो बात करें इट हैज़ नॉट बी ईजी टू इम्पोज, मतलब इसको क्या है इम्पोज करना, एक तरीके से मान लेना, इम्पोज करना ईजी नहीं है। यानी एक आर्टिफिशियल ऑर्डर बना दिया और डेट इज़ बीइंग इम्प्रूव्ड, जो कि आपका क्या होगा इम्प्रूव भी हो सकता है। यानी मैंने जैसे कि बहुत समय पहले बहुत से साइंटिस्ट हो गए, एरिस्टोटल हो गए, उन्होंने क्या है ब्लड के बेसिस पे बना दिया, वाइट ब्लडेड एंड रेड ब्लडेड एनिमल के बेसिस पे बना दिया। तो
एक तरीके से अनसाइंटिफिक सा है थोड़ा, मतलब साइंटिफिक तो है बट कहे ये एक आर्टिफिशियल ऑर्डर है। इसको क्या है इम्प्रूव और भी किया जा सकता है अपॉन कॉन्स्टेंटली न्यू एविडेंसेस। हमें क्या है न्यू एविडेंसेस को देखना होगा, उनके रिलेशनशिप्स के अकॉर्डिंग आपस में जो एनिमल्स हैं उनके जो ग्रुप्स में किस तरीके से रिलेशनशिप्स बैठता है उनके देखते हुए हमें क्या है कैटेगराइज करते रहना होगा। देखिए क्या है, इन दिस यूनिट वी फर्स्ट इंट्रोड्यूस यू टू फंडामेंटल रूल्स एंड जनरल प्रिंसिपल यूज्ड इन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम क्या है इस यूनिट में आपको बताने वाले हैं कि जो ये फंडामेंटल रूल्स होते हैं और जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके ही तहत हम क्या करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म करते हैं इन अ हायरार्किकल सिस्टम। ठीक है, जो हायरार्किकल सिस्टम है जिस किस बेसिस पे हम करेंगे, तो फंडामेंटल रूल्स होते हैं कुछ और जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते हैं इन अ हायरार्किकल सिस्टम, जो हायरार्किकल सिस्टम होता है। ठीक है, बेस्ड ऑन दी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। और क्या होते हैं ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे भी बेस्ड होते हैं। एवोल्यूशनरी यानी किस तरीके से उसके बीच में एवोल्यूशन हुआ है, और जिस तरीके से एवोल्यूशन, जैसे कि अगर बात करें ह्यूमन की, तो ह्यूमन भी हम क्या कहते हैं मंकी से इवॉल्व हुआ है। क्या हुआ गाइस, मंकी से ही इवॉल्व हुआ है। तो ये जो मंकी जो हुआ एक तरीके से हम कह सकते हैं ये एंसेस्टर या फिर बोलो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एक तरीके से शेयर करता है ह्यूमन के साथ, है कि नहीं। तो वही चीज जो है आपको अदर ऑर्गेनिज्म के भी साथ मिल जाएगा, आपस में उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स मिल जाएंगे। ठीक है, बी देन ब्रीफली डिस्कस द वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज्ड बाय बायोलॉजिस्ट ओवर द ईयर्स। क्या है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे जो वाइडली एक्सेप्टेड है क्लासिफिकेशन सिस्टम, है ना, जो दुनिया में डिस्कस। वाइडली एक्सेप्टेड कहने का मतलब ऐसा है कि एक कंट्री या एक बॉर्डर के अंदर ही उस चीज को डिस्कस किया जाता है, और नहीं गाइस, एक तरीके से वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि क्लासिफाई करता है ऑर्गेनिज्म को, और उसे क्या है पूरी दुनिया को उसे मानना पड़ता है। तो इसलिए इसको क्या कहा गया, वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम कहा गया, जो कि बायोलॉजिस्ट द्वारा यूज किया जाता है ओवर द ईयर। ठीक है, हाल के सालों में, मतलब जो भी आपका जो बीतता जा रहा है उसमें हम क्या है बायोलॉजिस्ट द्वारा ये जो क्लासिफिकेशन है ये यूज करते हैं, इन चीज़ों को यूज करते हैं, टर्म्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट वी कंसीडर द लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले उसके बॉडी के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझेंगे, किस किस लेवल पे बॉडी क्या होता है ऑर्गेनाइज होता है ना। जैसे कि हमें पता है सेलुलर हो गया, ये क्या कहते हैं सेलुलर लेवल पे हो गया, टिश्यू लेवल पे हो गया, है ऑर्गन लेवल पे हो गया, या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल पे हो गया। इस तरीके के क्या होते हैं बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से हम क्या है लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, एंड द लिमिटेड बॉडी प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। जो लिमिटेड बॉडी प्लेन्स किन किन प्लेन्स में क्या है वो एक तरीके से प्रेजेंस होता है उसका, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अंडरलाइंग द डाइवर्सिटी को भी अंडरलाइन करेंगे एक तरीके से, डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल फॉर्म्स। ठीक है, अलग अलग जो क्या है डाइवर्सिटी फॉर्म्स है एनिमल के, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस द फीचर दैट आर फंडामेंटल इंपॉर्टेंस फॉर डिस्क्राइबिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चरल थीम्स ऑल द मल्टीसेलुलर एनिमल्स शेयर। ठीक है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि फीचर होता है जो कि आपके फंडामेंटल इंपॉर्टेंस होता है, उनको डिस्क्राइब करना ज़रूरी होता है, और अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करेंगे, उसके स्ट्रक्चरल थीम के बारे में बात करेंगे, जितने मल्टीसेलुलर एनिमल्स होते हैं जो कि आपस में शेयर करते हैं। ठीक है, based on these themes we will outline the classification system that we will follow in the course of animal diversity। ठीक है, और क्या है ये जो थीम्स है इन्हीं के बेसिस पे हम क्या करेंगे आउटलाइन करेंगे क्लासिफिकेशन सिस्टम को, और इसी को फॉलो करते हुए हम क्या है ये जो कोर्स है हमारा एनिमल डाइवर्सिटी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए गाइज इन द लास्ट सेक्शन में हमने क्या डिस्कस करा, वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ एनिमल्स फ्रॉम क्लोजली रिलेटेड सिंगल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हमने क्या है थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ एनिमल यानी किस तरीके से क्या है एनिमल्स का ऑरिजिन हुआ उसके बारे में पढ़ा, जो कि वाइडली एक्सेप्टेड है फ्रॉम क्लोजली रिलेटेड, और जो कि क्लोजली रिलेटेड है किसके सिंगल सेल यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी प्रोटोजोन क्या है आपका सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, जो कि हमारा जो एनिमल है एडवांस एनिमल है वो एक तरीके से इंटर रिलेट करता है, एक तरीके से कहूँ प्रोटोजोआ से रिलेट करता है ना, क्योंकि वो हेटरोट्रॉफिक आपका क्या है मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो भी करता है। तो काफ़ी आपको सिमिलरिटीज मिल जाएंगी, जिसके कारण हम कहते हैं कि फर्स्ट ऑरिजिन ऑफ एनिमल्स जो है आपका प्रोटोजोन
वगैरह में मिल जाता है। देन उसके बाद हम बात करें अलॉन्ग विद देयर डाइवर्सिफिकेशन इनटू द एक्सटेंट ग्रुप, क्या है डेट वी सी टुडे, जो कि आज हम देखते हैं ग्रुप्स वगैरह को, उसकी जो डाइवर्सिटी है उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। इसको पढ़ने के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है, तो गाइज हम एक्सप्लेन कर पाएंगे प्रिंसिपल्स को, क्या है जो कि यूज़ किए जाते हैं क्लासिफाइंग लिविंग एनिमल्स, यानी लिविंग एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए जो प्रिंसिपल्स यूज़ किए जाते हैं उसको हम समझ पाएंगे। देन उसके बाद डिस्कस कर पाएंगे पोजीशन ऑफ एनिमल इन द 3 डोमेन सिस्टम, जो भी 3 डोमेन सिस्टम होता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो उसको गाइज हम क्या है डिस्कस कर पाएंगे। एंड क्लासिफिकेशन एंड प्लेस देम इनटू हायरार्किकल सिस्टम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक है, जो हायरार्किकल टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होता है उसके अंदर हम क्या है प्लेस भी कर पाएंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम और क्या सीख पाएंगे इससे, तो देखिए डिस्क्राइब द फंडामेंटल स्ट्रक्चर प्लान्स ऑफ ऑल मेटाजोन्स, क्या है हम डिस्क्राइब कर पाएंगे जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर प्लान होता है सभी मेटाजोन्स के लिए, जो कि बेस्ड किस पे बेस्ड होता है, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल अलग अलग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे आपको मिल जाएगा, जैसे कि जर्म लेयर हो गया, सिमेट्री के बारे में हम जानेंगे, डेवलपमेंटल पैटर्न्स के बारे में जानेंगे, एंड नेचर ऑफ बॉडी कैविटी के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तो ये सारी हमारी क्या है टॉपिक्स रहने वाली भी हैं। एंड देन क्या है क्लासिफाई एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी उसके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे हम क्या करेंगे एनिमल्स को क्लासिफाई करेंगे। एंड क्या है डिस्कस करेंगे ऑरिजिन ऑफ मेटाजोन्स, यानी मेटाजोन्स का ऑरिजिन कैसे हुआ। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, मेटाजीनोम लिखा है। मेटाजीनोम होता क्या है, तो ऑल जेनेटिक मटेरियल्स, क्या है ऑल जेनेटिक मटेरियल, जो भी जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं प्रेजेंट इन एनवायरमेंट सैंपल, एनवायरमेंटल सैंपल के लिए उसको क्या प्रेजेंट होता है, कंसिस्ट ऑफ द मैनी जीनोम्स ऑफ मैनी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, वो आपका क्या कहलाता है मेटाजीनोम कहलाता है। आई बात समझे, जितने भी क्या होते हैं जेनेटिक मटेरियल होते हैं जो कि प्रेजेंट है हमारे इन एन क्या है एनवायरमेंटल सैंपल, एक एनवायरमेंटल सैंपल की तरह कंसिस्टिंग ऑफ जीनोम ऑफ मेनी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म का आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एंड देन यहाँ पे एक चीज़ और लिखा है, यहाँ पे कार्ल लिनियस जो है, कैरलस लिनियस जो है, कार्लवन लिनियस, ठीक है, इनका पूरा नाम है कैल्वन लिनियस नाम है, जो कि इनको हम कैरलस लिनियस भी कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन पे अब हमारा टॉपिक आता है। तो देखिए गाइस क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, ये देखिए तो समझिएगा गाइस किस तरीके से हम ऑर्गेनिज्म को लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जीवित जो क्या है जीव है उसके बारे में हम किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। तो देखिए to organize the diversity of organisms on our planet we need more than just name for each them and to be used, ठीक है। क्या है जब हम क्या है डाइवर्सिटी जो है ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं हम अपने प्लेनेट पे, तो हमें ज़रूरत किसकी होती है मोर देन जस्ट नेम्स, नेम से ज़्यादा हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो दैम एंड बी यूज, क्या लिखा है इसमें planets we need more than just names, हमें नाम से ज़्यादा for each of them and to be useful, ठीक है, कि वो उसका यूज़ कैसे होता है, यूज़फुल किस प्रकार से हम उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। देखिए नेमिंग सिस्टम जो है आपका मस्ट रिफ्लेक्ट द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग देम, आपका जो नेमिंग सिस्टम है तो एक तरीके से एक रिफ्लेक्ट करता है क्या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, आपस में उसका किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ है, एक किस तरीके से रिलेशनशिप केयर शेयर करता है उसके बारे में। जैसे कि अगर मैं बात करूँ एक कैट है एंड एक क्या है लेपर्ड है, हाँ LEAPOR लेपर्ड है, तो लेपर्ड किस तरीके से शेयर करता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, आप देखोगे दोनों सिमिलर लगेंगे लेकिन एक छोटी बिल्ली है एक बड़ी बिल्ली है ना, तो उस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे किस तरीके से हम इसको कैटेगराइज करते हैं। तो नेम भी आपका क्या है रिफ्लेक्ट करता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। देखिए क्या है साइंस ऑफ टैक्सोनॉमी इज द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, क्या है साइंस जो है किसकी टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी यानी क्या है नामकरण करना है ना, एक तरीके से नेमिंग करना टैक्सोनॉमी, तो एक फील्ड है बायोलॉजी का जो कि डेट इज कंसर्न विद द थ्योरी प्रैक्टिस एंड रूल्स नेमिंग एंड क्लासिफाइंग लिविंग एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म एंड वायरसेस। तो इसको किस तरीके से किया जाता है, तो देखिए सबसे बड़ा कंसर्न होता है इसमें कि इसमें थ्योरी देखी जाती है आपकी कि आपने जो थ्योरी बनाई है उस ऑर्गेनिज्म को लेकर वो आपकी कैसी है, एंड प्रैक्टिस आपने कितना करा है उस चीज़ को लेकर, क्या क्या चीज़ आपने जाना है उस चीज़ के बारे में, रूल्स ऑफ नेमिंग के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि नाम जब रखते हैं तो उसमें क्या रूल लगाया जाता है, और आपका क्या है देन उसके बाद क्लासिफाई करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को या फिर एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म को जो कि क्या है विलुप्त हो चुके हैं, है ना, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म क्या है हमारी धरती बहुत क्या कहते हैं हजारों करोड़ों साल पुरानी है, यानी कुछ जो जीव है हमारे क्या कहते हैं क्रिएचर्स हैं वो क्या है अभी लिविंग कंडीशन में है, और कुछ हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उनके फॉसिल्स वगैरह मौजूद है बट वो ऑर्गेनिज्म मौजूद नहीं है, तो उसकी हम नेमिंग कैसे करें, ठीक है। तो
उन सब चीज़ों के लिए क्या होता है, रूल्स होता है। वायरसेस का नाम लिख करना, नामकरण करना, टैक्सोनॉमी करना, एक तरह से रूल होता है। उसी रूल के थ्रू हम बेसिस पे हम क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं, टैक्सोनॉमी करते हैं। ठीक है, तो साइंस ऑफ टैक्सोनॉमी बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है थोड़ा सा, उसके लिए हमें रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। देन बात करेंगे, इट इज़ द पार्ट ऑफ ब्रोडर साइंस ऑफ, क्या है, सिस्टमैटिक्स। क्या है, एक तरीके से ये पार्ट होता है ब्रोडर साइंस ऑफ सिस्टमैटिक्स, सिस्टमैटिक्स का पार्ट होता है। इन विच अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द वेरियस इन एनिमल पॉपुलेशन इज यूज्ड द रिवील द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। एक तरीके से क्या होता है, ये कंपैरेटिव स्टडी होता है। इसमें क्या होता है, सिस्टमैटिक की बात कर रहा हूँ मैं, ऑफ द वेरिएशन इन एनिमल्स ग्रुप पॉपुलेशन। आपको क्या है, एनिमल के पॉपुलेशन में आपको वेरिएशन मिल जाएगा। एक तरीके से जो वेरिएशन होता है आपका एनिमल्स के अंदर, हम उसको क्या है, रिवील करने के लिए करते हैं। रिवील करता है एक तरीके से एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी जो उनके बीच में जो भी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है वो क्या होगा, कैसे होगा, उसको क्या करता है, रिवील करने, खुलासा करने का एक तरीके से काम करता है। इसका गोल क्या होता है, तो इसका गोल होता है टू आइडेंटिफाई ऑल स्पीसीज ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। क्या है कि हम आइडेंटिफाई कर सके सभी स्पीसीज को जो कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको हम उसके बारे में हम जान सकें। एंड देन बात करें, एसेसिस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमॉन्ग देम टू एक्सप्रेस देम रिलेशनशिप एज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्या है, ये जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है एक तरीके से क्या है, अमॉन्ग देम एंड टू एक्सप्रेस दिस रिलेशनशिप एज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, और इसको हम क्या कर सकें, एक तरीके से इन सभी को हम एक्सप्रेस कर सकें, एक तरीके से बता सकें इनके रिलेशनशिप को, किसमें, तो एज अ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम में। ठीक है, जो हम बनाएंगे क्लासिफिकेशन सिस्टम होगा हमारा, उसमें हम इनके क्या है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बता पाएँ, तो वैसा सिस्टम हम बना सकें, उसकी बात कर रहे हैं हम। एंड बात करें मॉडर्न टैक्सोनॉमिस्ट की बात करें, जो कि आज के जो टैक्सोनॉमिस्ट हैं वो क्या करते हैं, नॉट मेयरली एम टू ग्रुप क्या है, ऑर्गेनिज्म एज पर देयर कॉमन फीचर। क्या है, उनको एम होता है कि वो ऑर्गेनिज्म का उनके कॉमन फीचर के बेसिस पे क्या कर सके, नेमिंग कर, मतलब नॉट मेयरली एम टू, मतलब उनका वो नहीं होता है ऐसा कि सिर्फ क्या उनके ऑर्गेनिज्म के ग्रुप के अकॉर्डिंग, यानी वो उनका कॉमन फीचर देख के उसका नामकरण किया जाए, ऐसा नहीं है। सिर्फ ये वाला फीचर यूज ना करके देखिए और क्या क्या है, तो देखिए क्या, बट ऑल्सो एम टू सिंप्लीफाई एंड अरेंज द इमेंस डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड कोहेरेंट यूनिट्स कॉल्ड टैक्सा। ठीक है, तो एक तरीके से उनका एम दूसरा ये भी होता है कि वो सिंप्लीफाई करे, यानी आपने क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया, बहुत ही ज़्यादा आपका क्या कॉम्प्लेक्स है, जो कि क्या है आपके या हमारे जैसे स्टूडेंट्स के समझ में ना आए, तो उसको क्या है, सिंप्लीफाई करके समझाना एंड उसको अरेंज करना, ताकि वो जो डाइवर्सिटी, इमेंस डाइवर्सिटी है लिविंग, एक तरीके से आपस में एक कोहेरेंट यूनिट होता है आपका कॉल्ड टैक्सा, जिसे कहते हैं सिंगल टैक्सॉन, है ना, सिंगल किसी ऑर्गेनिज्म का नाम रखना टैक्सा। दिस टैक्सा जो है, एक टैक्सा की बात करें हम, टैक्सा की बात करें, सिंगल नहीं, टैक्सा की बात करें। ठीक है, तो रिकॉग्नाइज एंड नेम्ड अकॉर्डिंग टू द शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, किस तरीके से उन टैक्सा को रिकॉग्नाइज किया जाता है और नेमिंग की जाती है अकॉर्डिंग द शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्या है, एवोल्यूशनरी रिलेटेडनेस देयर मेंबर्स। ठीक है, तो उसके बेसिस पे क्या है, एवोल्यूशनरी रिलेटेडनेस, यानी आपस में किस तरह का संबंध रखते हैं, ये एक तरीके से एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है ना। तो उसके बेसिस पे किया जाता है। द कैरेक्टरिस्टिक्स कुड बी मॉर्फोलॉजिकल, क्या है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा होना चाहिए, तो मॉर्फोलॉजिकल हो सकता है, मॉलिकुलर यानी बेस्ड ऑन देयर जीन एंड मेटाजीनोम। ठीक है, अभी मैंने बताया मेटाजीनोम क्या होता है, तो मेटाजीनोम के बेसिस पे या फिर मॉलिकुलर वो क्या जीन के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, उसको हम डिफ्रेंशिएट या फिर क्लासिफाई कर सकते हैं। द असाइनमेंट ऑफ स्पेसिफिक नेम टू ईच टैक्सॉन इज नोन एज नोमेनक्लेचर, यानी किसी एक टैक्सॉन का क्या है गाइस, टैक्सॉन का, टैक्सॉन आपका सिंगुलर होता है, टैक्सा आपका प्लूरल होता है, याद रखिएगा। टैक्सा क्या होता है, तो टैक्सा कोई भी ऑर्गेनिज्म समझ लीजिए आप ऐसा, जो हम टैक्सन जो है आपका इज नोन एज नोमेनक्लेचर, जो आपका जो ऑर्गेनिज्म का नाम रखा जाता है, नेमिंग की जाती है, टैक्सॉन कहते हैं, टैक्सॉन, तो वो क्या होता है आपका नोमेनक्लेचर होता है, नोमेन। सारी छोटी छोटी बात है, 11th-12th में आप पढ़ के आएंगे। एंड देन बात करें हम बायनोमियल नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसके बारे में भी आपने पढ़ा ही होगा, किस तरीके से हम बायनोमियल नेमिंग करते हैं, यानी दो नाम क्या होता है, इसमें दो नाम होते हैं, टू नेम्स होते हैं ऑर्गेनिज्म के, तो किस बेसिस पे किए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं, हम इसके बारे में समझते हैं। द सिस्टम ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेप्टेड बाय द बायोलॉजिस्ट टुडे वाज प्रपोज्ड इन 1758 द स्वीडिश बॉटनिस्ट कैरोलस लिनिस। ठीक है, कार्ल वन लिनिस भी कहते हैं या फिर कैरोलस लिनिस भी कहते हैं, 1707 से 1778,
1707 to 1778 के बीच में उन्होंने सिस्टमा नेचुरा करके एक क्या है किताब बनाई थी, एक तरीके से कह सकते हैं, जिसमें उन्होंने प्रपोज करा था, एक तरीके से बताया था, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया था, जिसमें ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो थे, जो कि एक्सेप्टेड किए जाए गए सभी बायोलॉजिस्ट द्वारा आज के समय में, हाँ, जो कि स्वीडिश आपके क्या थे बॉटनिस्ट थे, कार्लस लिनेस, उन्होंने बताया था। देखिए क्या है इस सिस्टम के अकॉर्डिंग, क्या है ये सिस्टम किस पे बेस्ड था, तो ये सिस्टम बेस्ड था आपके मॉर्फोलॉजी पे बेस्ड था, किस तरीके से उसका जो आउटर स्ट्रक्चर है उस पे बेस्ड था। लीनियस प्रपोज दैट ईच टाइप ऑफ क्या है ऑर्गेनिज्म शुड बी गिवन अ यूनिक लैटिन बाइनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ टू टर्म्स एंड डिस्टिंग्विश इट एवरी अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या है लीनियस ने प्रपोज जो करा था ना, प्रत्येक जो नेम होगा, एक नेम, जो भी कोई एक नेम होगा ऑर्गेनिज्म का, शुड बी गिवन अ यूनिक बाइनोमियल लैटिन बाइनोमियल, क्या है एक तरीके से किससे कैसे दिया जाएगा उनका नाम, एक यूनिक बाइनोमियल क्या है लैटिन बाइनोमियल आपको क्या है नेमिंग दिया जाएगा कंसिस्टिंग ऑफ टू टर्म, जो कि दो टर्म कंसिस्ट करता है। तो देखिए क्या है टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम वेरी एवरी अदर ऑर्गेनिज्म और अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आपके जो भी होते हैं उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। देखिए क्या है यानी किसी ऑर्गेनिज्म को दो नाम से किस तरीके से नाम दिया जाता है। देखिए जो फर्स्ट वर्ड जो होता है आपका नेम में, जो फर्स्ट वर्ड होता है सिस्टम में, जो हमारा है सिस्टमा नेचुरा है, उसमें किस तरीके जो फर्स्ट वर्ड होता है वो आपका क्या है डेजिनेट्स द जीनस, क्या वो डेजिनेट करता है, तो जीनस को डेजिनेट करता है। अगर हम प्लूरल की बात करें तो जेनेरा होता है, ठीक है। तो विच स्पीसीज बिलोंग, यानी वो स्पीसीज किससे बिलोंग करता है, ठीक है, मतलब वो किस जीनस से बिलोंग करता है, ठीक है, उसमें वो इंक्लूड किया जाता है। अब बात करें जीनस क्या कंटेन करता है, तो वन और मोर देन क्लोजली रिलेटेड सिमिलर स्पीसीज। जीनस जो होता है उसमें आपको क्या है एक या एक से अधिक आपको क्या है सिमिलर रिलेटेड स्पीसीज देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं पैंथेरा की बात करूं गाइस, पैंथेरा तो पैंथेरा के आपको क्या है बहुत सारे स्पीसीज मिल जाएंगे। ये क्या है पैंथेरा जीनस है, क्या है गाइस जीनस है, तो क्या है पैंथेरा जीनस के आपको बहुत सारे क्या है स्पीसीज मिल जाएंगे। देन देखिए क्या है द सेकेंड वर्ड क्या होता है आपका बाइनोमियल डिनोट्स होता है, क्या होता है गाइस इन द बाइनोमियल डिनोट्स द स्पीसीज होता है, क्या होता है द स्पीसीज होता है इटसेल्फ, ठीक है, अपने आप में वो एक स्पीसीज होता है जो बाइनोमियल डिनोट करता है, क्या एक स्पीसीज डिनोट करता है। देन जैसे कि एग्जांपल दूं मैं, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द डोमेस्टिक कैट, जो आपके क्या है द डोमेस्टिक कैट होता है वो किसको उसको क्या कहते हैं हम, तो फेलिस कैटस कहते हैं, क्या कहते हैं गाइस फेलिस कैटस कहते हैं। यानी ये क्या इंडिकेट कर रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है जो डोमेस्टिक कैट है हैज़ बीन प्लेस्ड इन द जीनस क्या है आपका फेलिस है, एंड विद इन दैट जीनस तो विद इन दैट जीनस हैज़ बीन गिवन द स्पेसिफिक और स्पीसीज एपिथेट, या स्पेसिफिक एपिथेट भी कह सकते हैं या स्पीसीज एपिथेट भी कह सकते हैं। तो क्या है स्पेसिफिक एपिथेट क्या है आपका, तो कैटस आपका क्या हो जाएगा स्पेसिफिक एपिथेट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या है दिस कंप्लीट नेम डिस्टिंग्विश द डोमेस्टिक कैट फ्रॉम अदर स्पीसीज द जीनस फेलिस, जीनस आपका फेलिस हो गया। तो देखिए क्या है कंप्लीट नेम जो है किस तरीके से डिस्टिंग्विश मतलब किस तरीके से दिया जाता है डोमेस्टिक कैट को फ्रॉम अदर स्पीसीज इन द जीनस फेलिस, और आपको क्या है एक तरीके से नहीं, मेरा कहने का मतलब है जो कंप्लीट नेम है वो एक तरीके से बताता है कि वो क्या है डोमेस्टिक कैट है, और वो डोमेस्टिक कैट अदर जो क्या है आपके फेलिस जीनस से बिलोंग करते हैं वो क्या होंगे डिफरेंट होंगे, है ना, अलग होंगे, तो वो चीज़ बताता है। सच एज फेलिस, जैसे कि क्या है ये बेंगलेनेसिस है, क्या है बेंगलेनेसिस यानी लेपर्ड कैट कहते हैं इसे, क्या है बेंगलेनेसिस है, फेलिस बेंगलेनेसिस एंड फेलिस चाउस है जो कि जंगली कैट या फिर जंगल कैट होता है, वो आपको क्या है इंडिया में मिल जाएंगे। यानी ये सारी क्या है बिल्लियों के प्रकार हैं, एक तरीके से टाइप ऑफ कैट्स हैं, है ना। फेलिस आपका जीनस है एंड क्या है बेंगलेनेसिस जो है आपका क्या है स्पेसिफिक एपिथेट है, जिससे कि अगर ये दोनों साथ बोले तो एक तरीके से एक स्पीसीज का नाम होता है ना स्पीसीज। देखिए क्या है इट ऑल्सो मीन्स दैट ऑल स्पीसीज कमिंग अंडर द क्या है जीनस फेलिस, ये क्या है जितने भी आपके जो स्पीसीज होंगे कमिंग अंडर द जीनस फेलिस के अंदर आएंगे, मोर क्लोजली रिलेटेड टू सिमिलर एंड वन और अदर देन द कमिंग एनी अदर स्पीसीज, ये जीनस सॉरी। तो देखिए क्या है ये किस तरीके से रिलेटेड क्लोजली रिलेटेड होंगे या फिर सिमिलर टू वन एंड अदर, एक दूसरे से सिमिलर होंगे, रेदर देन टू स्पीसीज कमिंग अंडर एनी अदर जीनस, ठीक है। जिसके और ये क्या होंगे अदर जीनस से किस तरीके से अलग होंगे। देखिए क्या है व्हेन द जीनस अंडरस्टूड, जब हम जीनस समझ जाते हैं तो देन देखिए बाइनोमियल कैन बी एब्रिविएटेड एज एफ कैटस, यानी हमें अगर मालूम चल गया कि एफ जो है आपका क्या फेलिस होता है
तो आप क्या है डायरेक्ट आप क्या लिखते हैं, कैटस या फिर चाउस करके लिख देते हैं, यानी सिर्फ स्पेसिफिक एपिथेट लिखते हैं। और जो आपका क्या होता है जीनस होता है वो कैपिटल में आप एफ करके लिख देते हैं, ठीक है। ये हमेशा पहला लेटर आपका कैपिटल होता है जीनस का, और जो स्पेसिफिक एपिथेट होता है वो क्या होता है गाइस, वो आपका होता है एक तरीके से, ये देखिए स्मॉल वर्ड्स में भी लिख लिया जाता है। और थोड़ा सा ये इटैलिक, एक तरीके से इटैलिक करके लिखते हैं ना, तिरछा करके भी लिखते हैं इसको। देन बात करें जेनेरिक नेम की, बात करें तो ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, है ना। मैंने बताया वो जो जेनेरिक नेम होता है पहला वाला क्या कहलाता है, जेनेरिक नेम। यानी फेलिस की बात करूँ तो ये क्या है गाइस, फेलिस की बात करूँ तो ये कहलाता है जेनेरिक नेम, जेनेरिक नेम। एंड मैं बात करूँ ये क्या नाम है, चाओस या फिर चाओस की बात करूँ, चाओस, ठीक है। चाओस की बात करूँ तो ये क्या हो गया, स्पेसिफिक एपिथेट हो गया, स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है गाइस। तो ये कुछ इस तरीके से नेमिंग करते हैं। द स्पेसिफिक नेम ऑफ अदर हैंड बिगिन ऑलवेज विद अ स्मॉल लेटर। और ऑलवेज क्या होता है, जो स्पेसिफिक एपिथेट होता है, ये जो सी होगा ये ऑलवेज छोटा होगा, मैंने बड़ा लिख दिया। खैर आप क्या है, चाउस होगा वो ऑलवेज छोटे लेटर से, स्मॉल लेटर से ही लिखा जाएगा। बात करें बोथ द जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम आर क्या है, इटैलिकाइज्ड, ठीक है। जो इटैलिकाइज्ड होगा आपका क्या होगा, इटैलिक में लिखा जाएगा, यानी जेनेरिक भी और स्पेसिफिक नेम भी। मैंने शायद यहाँ पे स्पेसिफिक नेम ही बताया, यहाँ दोनों लिखा जाएगा, ठीक है। दोनों आपका इटैलिक में ही होगा। और इसे प्रिंट और आर अंडरलाइन एंड द मैन्यूस्क्रिप्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट, ठीक है। और उसको अंडरलाइन भी कभी कभी किया जाता है जब मैन्यूस्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट तैयार करते हैं हम। एंड देन बात करते हैं हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर, जो क्या है यूनिवर्सली आपका क्या है, ये देखिए बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है, जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड भी है आपका। यानी नो टू एनिमल्स हैव बीन द सेम बायनोमियल नेम, ठीक है। अगर मैं बोलूँ फेलिस कैटस जो है आपका, इस नेम से आपको रिलेटेड कोई दूसरा एनिमल नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर मैं उसको सिर्फ कैट बोलूँ, क्या बोलूँगा, कैट बोलूँ तो कैट आपको क्या है, दुनिया भर में कई तरह के आपको कैट मिल जाएंगे, कई सारे कैट मिल जाएंगे, हाँ। और जिसके हम एक ही नाम से बुला रहे कैट, है ना। या फिर ऐसा भी मैं कह सकता हूँ, आपको क्या है अलग अलग नाम से आपको जानने को मिलता है। जैसे कि मैं यहाँ इंडिया में हिंदी में कहते हैं बिल्ली कहते हैं, आप किसी दुनिया में कोने में चले जाओ उसको कैट कहते हैं। या फिर और भी अदर लैंग्वेज में आपको अलग अलग, अगर मैं बिल्ली बोल दूँ कहीं जाके, मान लो कि मैं गया इंग्लैंड गया या फिर कहीं पे गया, मैंने बोल दिया बिल्ली, तो वो नहीं जान पाएंगे ना गाइस, सिंपली क्योंकि ये अदर नेम है, एक तरीके से क्या है, ये एक तरीके से लोकल नेम हुआ, हाँ। अब जब हम बात करते हैं साइंटिफिक नेम की बात करते हैं, यानी साइंटिफिक नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, तो उसमें कभी भी आपका क्या है, दो नेम नहीं होगा किसी एक एनिमल का, ठीक है। याद रखिएगा उसका जो साइंटिफिक नेम जो होगा वही उसका वर्ल्ड वाइड उसका उसी से पहचान होगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ फेलिस कैटस, तो फेलिस कैटस आप दुनिया भर में उसको उसी नाम से जानोगे, साइंटिफिक नेम कभी चेंज नहीं होता। एवरी एनिमल हैज़ ए वन करेक्ट नेम एज रिक्वायर्ड बाय द इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। सभी जो जीव होते हैं उसमें आपका क्या है, एक करेक्ट नेम होता है उनका, रिक्वायर्ड बाय द, जो कि किसके द्वारा दिया जाता है, तो कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, यानी ICZN आपका जो एक संस्था है, जो कि क्या है, जो भी जूलॉजी से रिलेटेड यानी एनिमल से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपको मतलब एनिमल्स को नेमिंग करते हैं, ठीक है, नाम देते हैं, साइंटिफिक नेम देते हैं। देखिए सम टाइम इट बिकम नेसेसरी टू ऐड, समटाइम्स क्या होता है, हमें एक तरीके से जरूरत पड़ जाती है कि उसको हम एक तरीके से एक रैंक दे बिलो द रैंक ऑफ स्पीसीज, जैसे कि सब स्पीसीज हो गए आपके, तो अ साइंटिफिक नेम ऑफ एन फॉर एनिमल, ठीक है। कि कभी कभी हम क्या करते हैं, एक तरीके से सब स्पीसीज भी होते हैं, कुछ कुछ होते हैं क्या, जैसे कि काऊ है, लेकिन काउज में ही, काऊ कह रहा हूँ, क्रो है, क्रो आपको क्या सिमिलर क्रो देखने को मिलेगा, अलग अलग तरह के क्रोज देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूँ पैरट्स, तो पैरट्स की वैरायटी मिल जाएगी। तो यानी स्पीसीज तो आपका पैरट ही है, जो भी है, मैं पैरट तो नहीं है, साइंटिफिक नेम कुछ और होगा। तो एक तरीके से मैं बोल रहा हूँ आपको कि स्पीसीज तो आपका क्या है, पैरोट ही है, लेकिन अगर बात करें डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में अलग अलग तरह के मिल जाएंगे, तो उसका आपका क्या है, वो एक तरीके से उसका सब स्पीसीज होगा, क्या होगा, सब स्पीसीज होगा। तो उसमें भी आपका क्या है, अलग अलग यहाँ पे रैंक दिए जाते हैं, उसके बिलो क्या है, स्पीसीज के भी बिलो एक रैंक दिया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सब स्पीसीज। अभी हमने क्या जाना, जेनेरिक नेम जाना, क्या जाना गई, जेनेरिक जाना, जेनेरिक नेम। उसके बाद क्या है आपका स्पेसिफिक स्पेसीज या फिर स्पेसिफिक एपिथेट हो गया। उसके नीचे क्या हो गया, जैसे कि कोई और सब स्पीसीज हुआ तो उसको सब स्पीसीज का भी नेम दे देते हैं, ठीक है।
तो देखिए क्या है, वो जो आपका टर्म जो दिया जाता है वो क्या है, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी यहाँ पे तीन तीन नाम आ जाता है, जेनरिक नेम भी आ जाता है, स्पेसिफिक नेम भी आ जाता है, एंड सब स्पीसीज का भी नेम आ जाता है। इज यूज्ड व्हेन द सम स्पीसीज ड्यू टू देयर डिफरेंट हैबिट, यानी वो क्या, कुछ स्पीसीज ऐसे होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग हैबिट में रह रहे होते हैं, सो माइनर चेंजेस, उसमें क्या है, माइनर चेंजेस आपको देखने को मिल जाएगा, यानी उसके एक्सटर्नल फीचर यानी मॉर्फोलॉजिकल फीचर में आपको क्या है, थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल जाएगा। डिफ्रेंशिएट द सब स्पीसीज, इसलिए उसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं एक सब स्पीसीज में, यानी थर्ड नेम आ जाता है एक तरीके से। हम बात करें सब स्पीसीज की, तो नेम इज राइटन इन स्मॉल लेटर, वो भी क्या है, स्मॉल लेटर में ही लिखा जाता है। हम बात करें इंडियन और पाकिस्तानी क्रोज की बात करें, जो कि सिमिलर होते हैं, एक जैसे दिखते हैं, और इसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो वो क्या नाम होता है, तो कॉर्वस स्प्लेंडेंस होता है। क्या नाम होता है, कॉर्वस स्प्लेंडेंस होता है। लेकिन हम बात करें बर्मीज और श्रीलंकन क्रोज की बात करें, वो स्लाइटली डिफरेंट होता है, यानी इंडियन और पाकिस्तानी क्रोज से क्या होते हैं, अलग होते हैं देखने में। उसको नेम देते हैं हम क्या, कॉर्वस स्प्लेंडस आइसोलेंस, क्या गाइस, कॉर्वस स्प्लेंडस आइसोलेंस देते हैं, एंड कॉर्वस स्प्लेंडस क्या है, प्रोटेगेटस, क्या है, प्रोटेगेटस, यानी बर्मी श्रीलंकन, यहाँ पे आपको क्या है, डिफरेंट स्पीसीज में आपको देखने को मिल जाएंगे, सब स्पीसीज मिल जाएंगे, क्रो के सब स्पीसीज, यानी कॉर्वस स्प्लेंडस के आपके सब स्पीसीज देखने को मिल जाएंगे। सिमिलरली पर्पल फेस्ड आपके लंगूर होते हैं, डेट आर फाउंड इन श्रीलंका, श्रीलंका में पर्पल फेस वाले आपके क्या लंगूर पाए जाते हैं। हम इंडिया में देखें तो हमारे यहाँ ब्लैक फेस के लंगूर होते हैं। तो आपको क्या है, इसमें आपको 4 डिस्टिंक्ट सब स्पीसीज मिल जाएगा, यानी लंगूर में ही आपको 4 अलग अलग सब स्पीसीज मिल जाएगा। तो देखिए कौन कौन से हैं, तो ये क्या है, क्या है, ट्रैकेपिथेकस वेर्थुलस वेथुलस, और आपका क्या, ट्रैकेपिथेकस वेथुलस नेस्टर, ट्रैकेपिथेकस पिथेकस वेटुलस फिलबिर्की, एंड ट्रैपिपिथेकस वेल्टस मॉन्टिकोला। ठीक है, तो ये 4 स्पीसीज आपको, सब स्पीसीज आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि लंगूर के हैं। देखिए क्या है, बिफोर वी डिस्कस द क्लासिफिकेशन सिस्टम, हम क्लासिफिकेशन सिस्टम को पढ़ने से पहले जो बायोलॉजिस्ट है वो एक कुछ इंपॉर्टेंट या फिर कुछ कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज बताते हैं। तो कौन सा कॉन्सेप्ट है स्पीसीज के बारे में जिसके थ्रू हम क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। देन देखिए गाइस, यहाँ पे लिखा है, although living world is vast and variable, scientists recognize well-defined form of kinds of organisms that are present evolutionary independent groups such as known as species। क्या है कि हमारी जो पूरी दुनिया है उसमें आपको क्या है, वास्ट एवं वेरिएबल, अलग अलग तरह की वैरायटी वाले आपको क्या है, ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे। साइंटिस्ट जो कि रिकॉग्नाइज भी करते हैं, वेल डिफाइंड फॉर्म्स एंड काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में बताते हैं, किस तरह का वो जीव है उसके बारे में बताते हैं, और रिप्रेजेंट करते हैं क्या, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, एवोल्यूशनरी इंडिपेंडेंट ग्रुप के थ्रू उसको क्या करते हैं, एक तरीके से इंडिपेंडेंट देते हैं, यानी स्पीसीज जो कहलाता है, सिंगुलर इज नोन एज द स्पीसीज, द बेसिक कैटेगरी ग्रुप यूज्ड इन टैक्सोनॉमी। जो स्पीसीज होता है एक तरीके से ग्रुपिंग के लिए एक एक क्या होता है, बेसिक कैटेगरी होता है, जिसके लिए हम जब नेमिंग करते हैं, टैक्सोनॉमी करते हैं, तो उसके लिए यूज होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, स्पीसीज जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म एक स्पीसीज का तमगा किस तरीके से हासिल करता है, तमगा आप नहीं समझ रहे हो, यानी स्पीसीज की क्या है, एक तरीके से स्पीसीज कब कहलाता है, तो ऐसा समझ लीजिए क्या हो कि जो 2 अदर सिमिलर स्पीसीज, 2 अदर क्या हो, सिमिलर जीनस के जो एनिमल हो, क्या हो, आपस में उनका क्या हो जाए, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाए। क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव आप क्या हो जाए, आइसोलेशन हो सके, यानी उन दोनों का आपस में रिप्रोडक्शन ना हो सके, तो देन वो स्पीसीज क्या हो जाता है, वो अलग हो जाता है, एक अलग स्पीसीज फॉर्म कर लेता है। बात समझ में आ रहा है, तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं बहुत से साइंटिस्ट वगैरह। एंड देन देखिए और क्या क्या है, तो देखिए क्या है, species are distinct from each other by the appearance, behavior, habitat and less obvious difference in physiology, biochemistry and DNA sequence in genetic makeup। देखिए क्या है कि स्पीसीज जो है, हमारे स्पीसीज जो है उनको हम किस तरीके से अलग करते हैं, तो देखिए क्या है, उनमें आपको क्या है, उनके अपीयरेंस में आपको क्या है, अलग तरीके से दिखेंगे, यानी वो दिखने में अलग हो सकते हैं। या उनके बिहेवियर की बात करें, बिहेवियर आपको क्या है, डिफरेंट मिल सकते हैं। या मैं हैबिटेट की बात करूँ, वो किस हैबिटेट में रहते हैं, वो मरीन में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल में रहते हैं, एरियल में रहते हैं, जो भी हैबिटेट है उसके बेसिस पे हम उसको क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। विद लेस ऑब्वियस डिफरेंसेस इन फिजियोलॉजी, आपको क्या है, फिजियोलॉजी में आपको लेस डिफरेंसेस मतलब क्या है, लेस ऑब्वियस डिफरेंसेस मिल जाएगा। एंड बायोकेमिस्ट्री और डीएनए सीक्वेंसेस की बात करें, जेनेटिक मेकअप की बात करें, तो उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, स्पीसीज को एक तरह डिस्टिंक्ट करते हैं, मतलब अलग करते, कैरेक्टराइज करते, कैटेगराइज करते, सॉरी। 3 कॉन्सेप्ट है कॉमनली यूज्ड इन आइडेंटिफाई द स्पीसीज आर, 3 कॉन्सेप्ट हम
कॉमनली जानते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं स्पीसीज को। तो देखिए पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट है, यानी बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट की बात करें तो वो फॉर्मुलेट किनके द्वारा किया गया था, किन्होंने बताया था, वो लीडिंग एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे जो कि लास्ट सेंचुरी में आपको क्या है थियोडोसिस, क्या है नाम इनका, थियोडोसियस देवोजेंस्की, क्या है देवोजेंस्की, जो है आपके थियोडोसियस क्या है डोबोजेंस्की एंड अर्नस्ट मेयर जो हैं, इन्होंने एक क्रिटिकल क्राइटेरिया को अपनाया आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी स्पेसीज को। तो मैंने बताया था आपको जैसे कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, यानी एक तरीके से कोई ऑर्गेनिज्म हो उनके बीच में क्या हो जाए, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाए, यानी आपस में वो क्या ना कर सके, रिप्रोडक्शन ना कर सके, देन वो एक नया स्पीसीज फॉर्म कर लेता है। ठीक है, मैं बात करूं कैट हो गया, मैं बात करूं अदर कोई सा भी कैट ले लो आप, या फिर मैं बोलूं लायन ले लूं, टाइगर ले लो, ये है तो एक ही फैमिली इसके, बट क्या है इनके बीच में क्या है, रिप्रोडक्शन आइसोलेशन हो चुका है, ये आपस में क्या नहीं कर सकते, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या है एक अलग स्पीसीज है, ये अलग स्पीसीज है ना। तो देन देखिए क्या है, अर्नस्ट मेयर ने गिवन अ गुड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज, यानी बायोलॉजिकल स्पीसीज का एक गुड डेफिनेशन दिया। उनका कहना था अकॉर्डिंग टू हिम स्पीसीज इज रिप्रोडक्टिव कम्युनिटी, स्पीसीज क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव कम्युनिटी होते हैं और पॉपुलेशन, ठीक है, एक तरीके से एक रिप्रोडक्टिव कम्युनिटी होते हैं किसी भी पॉपुलेशन में जो कि आपस में रिप्रोड्यूस भी करते हैं, यानी रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड फ्रॉम अदर, क्या होते हैं वो जो कम्युनिटीज होते हैं वो क्या होते हैं आपस में रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं, ठीक है, यानी उनके बीच में रिप्रोडक्शन नहीं होता। डेट ऑक्यूपाई अ स्पेसिफिक नीच, एक तरीके से स्पेसिफिक नीच को ऑक्यूपाई करते हैं इन नेचर, क्या है नेचर में आपको स्पेसिफिक नीच में अक्वायर करते हुए दिख जाएंगे। अकॉर्डिंगली अ स्पीसीज कैन बी डिफाइंड एज अ पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल, क्या है उनके द्वारा क्या कहा गया कि जो स्पीसीज है उसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एज अ पॉपुलेशन, क्या है पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल, यानी एक ही प्रकार के जो जीव होते हैं उसके पॉपुलेशन में हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। डेट हैव द पोटेंशियल टू इंटरब्रीड इन क्या है नेचर प्रोड्यूसिंग वाइबल एंड फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बट डू नॉट प्रोड्यूस वाइबल फर्टाइल ऑफस्प्रिंग विद द इंडिविजुअल अदर सच ग्रुप, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया, देखिए क्या है कि जो इंडिविजुअल्स हैं इनके पास क्या पोटेंशियल हो सकता है कि वो इंटरब्रीड कर सकते हैं, आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं नेचर में, है ना, प्रोड्यूसिंग वाइबल एंड फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और एक तरीके से जो ऑफस्प्रिंग हो सके वो क्या हो आपका वाइबल हो और फर्टाइल हो, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के थ्रू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ हो नेचुरली, याद रखिएगा नेचुरली प्रोसेस की बात कर रहे हैं, बट डू नॉट प्रोड्यूस वाइबल फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, हाँ, पर वो क्या वाइबल फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं जब प्रोड्यूस करता है तो इसको क्या है एक तरीके से अलग ग्रुप में हम क्या कर देते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं, अलग ग्रुप में उसे डाल देते हैं। बात आगे समझे। तो देखिए क्या है, दिस रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ जीन फ्लो बिटवीन द मेम्ब्रेन ऑफ द अदर स्पीसीज ड्यू टू द रिप्रोडक्टिव बैरियर। क्या होता है इसमें कि कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म अदर स्पीसीज एक दूसरे से रिप्रोड्यूस क्यों नहीं कर पाते, तो उनके बीच में क्या होता है एक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाता है, उनके बीच में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाता है। जैसे कि एक सिप है और एक गॉट है, वो आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते बिकॉज क्योंकि उनके बीच में क्या हो जाता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाता है। देन क्या है एक तरह से रिप्रोडक्टिव बैरियर से बन जाता है। जो जीन का जो फ्लो होता है ना गाइस, जो जीन वो फ्लो करते हैं एक्सचेंज करते हैं, वो क्या होता है अब्सेंस होती है, उस चीज़ की कमी होती है। इनके जेनेटिक जीन में और इनके जीन में काफ़ी डिफरेंस होता है, जिसके कारण वो क्या होता है जो जायगोट का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, या मैं बोलूँ जायगोट फर्टिलाइज नहीं हो सकता है ना अदर स्पीसीज में, तो एक तरह का रिप्रोडक्टिव बैरियर हो जाता है। बात करें दिस कुड बी प्री जायगोटिक डेट इज प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन, क्या है दिस कुड बी प्री जायगोटिक, क्या हो प्री जायगोटिक जायगोट बनने से पहले प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन, और पोस्ट डेट इज प्रोड्यूसिंग इनफर्टाइल नॉन वाइबल हाइब्रिड्स, क्या है प्री जायगोटिक और प्रिवेंट कर सकते हैं फर्टिलाइजेशन, और पोस्ट जायगोटिक डेट इज प्रोड्यूसिंग अनफर्टाइल नॉन वाइबल हाइब्रिड, ठीक है। तो ऐसा हम कर भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो पोस्ट जायगोटिक हम क्या कर सके उसमें प्रोड्यूसिंग अनफर्टाइल नॉन वाइबल हाइब्रिड्स, जैसे कि हाइब्रिड्स होते हैं डिफरेंट ऑफ स्पीसीज का तैयार करते हैं, प्री जायगोटिक और पोस्ट जायगोटिक होता है, तो वो अलग थोड़ा प्रोसेस होता है। दैट्स नॉट अ नेचुरल वे, दैट्स अ आर्टिफिशियल वे, ठीक है। तो
हम बात करें नेचुरल वे की बात करें जिसके थ्रू हम स्पीसीज को या मैं बोलूँ रेप्रोडक्टिव बैरियर्स उसके बीच में आ जाते हैं। एंड अ ग्रेट मैनी केसेस द स्ट्रिक्ट डेफिनेशन ऑफ क्राइटेरिया कैन नॉट बी अप्लाइड। और कुछ केसेस में आपको क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट डेफिनेशन उसमें दिखाई जाएगी, बताई जाएगी, जिसमें क्या है जो क्राइटेरिया होंगे वो कैन नॉट बी अप्लाइड, माने वो जो क्या है क्राइटेरिया वो अप्लाइड भी नहीं होता होगा, ऐसा होगा। फॉर एग्जाम्पल इट कैन नॉट बी अप्लाइड असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म और टू फॉसिल्स। क्या है ये जो क्राइटेरिया है वो उन पे अप्लाई नहीं होता जो कि असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी जो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं या फिर फॉसिल्स होते हैं, ये तो क्राइटेरिया अप्लाई ही नहीं होता है कि नहीं, क्योंकि वो आपस में जब रिप्रोडक्शन ही नहीं करते तो हम उसको एक तरीके से ना देखिए रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो देन क्या होगा, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो उनमें क्या होगा, किसी प्रकार का रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी देखने को नहीं मिलेगा। वो क्या है, एक ही ऑर्गेनिज्म से वो क्या कर रहा है, मान लीजिए वो बाइनरी फ्यूजन है, बाइनरी फ्यूजन के थ्रू वो अलग हो जा रहा है, तो एक तरीके से कहा जाए, या फिर फॉसिल्स हो गया, हाँ, तो इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग तो हम नहीं क्लासिफाई कर सकते। तो देखिए क्या होता है, टैक्सोनॉमिस्ट ऑफन टू डिसएग्री ऑन द डिग्री ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन necessary for considering two species as distinct as another is alternate concept has been proposed। देखिए क्या जो टैक्सोनॉमी जो है क्या होता है, एक तरीके से इस चीज़ को लेकर डिसएग्री भी होते हैं ऑन द डिग्री ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, यानी जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है उस चीज़ को क्या है, जो बहुत सारे टैक्सोनॉमिस्ट है जो कि नामकरण करते हैं वो क्या है, इससे एक तरीके से असहमति भी जताते हैं और वो बताते हैं कि नेसेसरी फॉर कंसिडरिंग टू स्पीसीज एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम वन अनदर, यानी किसी भी क्या है एक क्या स्पीसीज को, दो स्पीसीज को एक दूसरे से अलग दिखाने के लिए एक अल्टरनेट कॉन्सेप्ट की भी हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, यानी जो हमारा बायोलॉजिकल क्या है आइसोलेशन, या मैं बोलूँ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन वाला आइडिया फेल हो रहा था, तो देन देखिए दूसरा आइडिया कौन सा आता है, द मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। यानी मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट क्या है, हम ये क्या यूज़ करते हैं क्राइटेरिया, तो यूज इज द क्राइटेरिया डिफरेंसेज इन द शेप साइज एंड अदर मॉर्फोलॉजिकल फीचर। जो आपके क्या होते हैं अलग अलग आपको शेप में ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे, देन साइज की बात करें वो भी आपको डिफरेंट मिल जाएगा, और बात करें अदर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की तो वो भी आपको क्या है डिफरेंट मिल जाता है। तो इसके बेसिस पे भी हम क्या करते हैं, करेक्ट कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, यानी हम अगर एक साइंटिफिक अप्रोच की बात करें तो हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से सोचना होगा कि किस तरीके से क्लासिफाई किया जाए ऑर्गेनिज्म को, किसी ऐसी पहलू वो पे क्या हो फेल ना हो रहा हो, है कोई ऐसा केस हो जिसमें क्या हो फेल तो नहीं हो रहा ये वाला जो हमारा क्राइटेरिया है। तो ये वाला आपका तो पहला वाला फेल हो गया, दूसरा वाला देखिए कहाँ तक चलता है, बट एम्फेसिस द यूनिट विद इन द स्पीसीज। क्या है एक तरीके से पर क्या होनी चाहिए, एम्फेसिस द यूनिट विद इन स्पीसीज, यूनिटी भी देखने को मिलनी चाहिए स्पीसीज में। जैसे कि मान लीजिए अगर यूनिटी के अकॉर्डिंग हम उसको एक स्पीसीज का एक तरीके से टैग दे देते हैं। देखिए क्या है, बायोलॉजिस्ट कंक्लूड दैट द डिफरेंसेस इन मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स एंड मोस्ट लाइकली टू अराइज इन द पॉपुलेशन इंडिपेंडेंट बायोलॉजिस्ट जो है उन्होंने कंक्लूड करा कि जो डिफरेंसेस होते हैं इन मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में, आपको क्या है जो डिफरेंसेस मिलते हैं इज मोस्ट लाइकली टू अराइज द पॉपुलेशन। ठीक है, वही डिफरेंस क्या है आपको एक पॉपुलेशन अराइज होने में आपको दिखता है, और वो क्या होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं, वो सारे क्या होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। इट इज़ यूजफुल एज it can be applied sexually and asexually reproducing form as well as fossil। तो ये वाला जो है आपका एक तरीके से सभी के लिए अप्लाई होता है, सेक्सुअली भी, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के लिए भी, और जो फॉसिल्स होते हैं उनके लिए भी अप्लाई किया जाता है। किनके बेसिस पे, तो उनके मॉर्फोलॉजिकल क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे बात करें। हाउएवर इट्स डिसएडवांटेजेस द साइंटिस्ट्स ऑफन डिसएग्री। एक तरीके से इसका डिसएडवांटेजेस क्या है जिसपे साइंटिस्ट क्या है अपनी असहमति जताते हैं। तो देखिए क्या है, इसके जो स्ट्रक्चरल फीचर्स होते हैं स्पीसीज कैन बी डिस्टिंग्विश, क्या है आपको एक तरीके से अलग अलग आपको दिख सकता है स्ट्रक्चरल फीचर, है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म के क्या है आपको स्ट्रक्चर में आपको डिफरेंसेस देखने को मिल सकता है, बट हो सके वो एक ही स्पीसीज हो लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फीचर आपको देखने को अलग मिल सकता है। तो देन आपका तीसरा कॉन्सेप्ट है, देखिए क्या है फाइलोजेनेटिक, क्या है स्पीसीज कॉन्सेप्ट। यानी फाइलोजेनेटिक कहने का मतलब है वो जो
ऑर्गेनिज्म है उसका एंसेस्टर कौन है, या मतलब किस क्या है अपने पूर्वजों से बिलोंग करता है, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट है। तो ये रीसेट एडिशन किया गया है इसका फॉर आइडेंटिफाई स्पीसीज बेस्ड ऑन रिकंस्ट्रक्शन एंड देयर एवोल्यूशनरी रिलेशन हिस्ट्री एंड फाइलोजेनी। क्या है कि स्पीसीज को किस तरीके से रिकंस्ट्रक्शन किया जाए, उनके किसके बेसिस पे, तो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, किस जीव से वो क्या हुआ, एवोल्यूट हुआ या एवोल्यूशन हुआ उसका, या फिर उसकी जो फाइलोजेनी है उसके बेसिस पे। इट कंसीडर द स्पीसीज एज द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। उस वो क्या कर सके, एक तरीके से हम कंसीडर कर सके स्पीसीज को कि स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है जो कि क्या डेट हैव descended from a common ancestor forming a branch of the tree of the life who all possesses the combination containing defining। क्या है, एक तरीके से जो स्पीसीज है स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है वो एक तरीके से एक कॉमन एंसेस्टर से बिलोंग करते हो। क्या गाइस, कॉमन एंसेस्टर से बिलोंग करते हो। जैसे कि अगर मैं बात बोलूँ, दादी और हमारे दादा हैं, उनसे क्या हुआ, एक तरीके से हमारे पिताजी हैं, पिताजी से हम हुए, माता जी पिताजी से हम हुए। तो एक तरीके से अगर हम बात करें इस तरीके से जो फैमिली ट्री बनती है, नेक्स्ट में जो हमारे बेटे के बेटे के बेटे का जो भी होगा आपका कोई भी, तो वो एक तरीके से किसको बिलोंग करेगा, कॉमन एंसेस्टर कौन होगा। मान लिया कोई भी आपके जो भी दादा दादी हैं वो उनके आपके क्या कहलाएंगे, कॉमन एंसेस्टर कहलाएंगे, है ना। तो इसी प्रकार से इसमें फाइलोजेनेटिक स्पीसीज की बात करें तो कोई भी स्पीसीज हो उनका क्या होगा, कॉमन एंसेस्टर होगा, है ना। कोई भी स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है आपका। हाँ, तो वो क्या पोजेस करता हो, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन डिफाइनिंग और डेराइव ट्रेड्स। क्या है, अलग अलग आपके ट्रेड्स के आपको मिल जाएंगे, अलग अलग सर्टेन मतलब जो डिफाइन करता हो उसके क्या है फीचर को, स्ट्रक्चर को। तो देखिए क्या है, हेंस दिस कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है डिफाइन करता है स्पीसीज एज अ ग्रुप हैविंग अ शेयर्ड एंड यूनिक इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ठीक है, तो क्या करता है ये कॉन्सेप्ट, क्या है कि कोई भी स्पीसीज है या उसका ग्रुप है वो शेयर करता है क्या, यूनिक इवोल्यूशनरी हिस्ट्री शेयर करता है। चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो क्या है, उसका कोई ना कोई एंसेस्टर होगा। अगेन द डिफिकल्टी विद द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज इज डिटरमाइनिंग द डिग्री ऑफ डिफरेंसेस रिक्वायर्ड द डिफाइनिंग डिफरेंट स्पीसीज। क्या है, अगेन द डिफिकल्टी विद द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, फिर से हमें क्या है थोड़ी सी डिफिकल्टी देखने को मिलती है इस कॉन्सेप्ट से डिटरमाइनिंग द। देखिए क्या है, द डिग्री ऑफ डिफरेंसेस की बात करें तो रिक्वायर्ड फॉर डिफाइनिंग डिफरेंट स्पीसीज, यानी आपको क्या है डिफरेंट स्पीसीज के आप क्या है अलग अलग तरीके से हम डिफाइन करते हैं, है ना। देखिए क्या है, हाउ एवर इन प्रेजेंट डे प्रैक्टिस द आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ क्या है एनिमल स्पीसीज लार्जली बेस्ड ऑन 3 कॉन्सेप्ट। अब जब हम प्रेजेंट डे की बात करते हैं, देखिए तीनों में कुछ ना कुछ खामियां आपको देखने को मिली। तो एक जो हमारा नया एक और कंसेप्ट है जो कि प्रेजेंट डे में हम यूज़ करते हैं, तो आइडेंटिफिकेशन किस तरह करते हैं और डिस्क्रिमिनेशन किस तरीके से करते हैं, यानी एक तरीके से अलग अलग हम उन्हें किस तरीके से करते हैं एनिमल्स को, स्पीसीज को। तो ये लार्जली बेस्ड है हमारे 3 कॉन्सेप्ट पे, यूजिंग रिप्रोडक्टिव, मतलब तीनों को साथ लेके चलते हैं। क्या गाइस, तीनों कॉन्सेप्ट को साथ लेके चलते हैं, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को भी, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को भी, एंड कॉमन एंसेंट्री जो क्या है उसके जो पूर्वज है कॉमन एंसेस्टर होते हैं, तो कॉमन एंसेस्ट्री को भी हम साथ में लेके चलते हैं बाय यूजिंग सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन। और इनका जो हम सीक्वेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन तैयार करते हैं, स्टैंडर्ड जीन प्रेजेंट इन ऑल एनिमल्स। क्या है, उनका जो जीन देखते हैं, जीन जेनेटिक मेटेरियल होता है उसमें जो कोडिंग होती है उसको हम देखते हैं एज ए स्टैंडर्ड यूनिट देखते हैं प्रेजेंट इन ऑल एनिमल। अगर आपको मिलता है तो फॉर एग्जांपल द माइटोकॉन्ड्रियल जीन जो होता है आपका इनकोडेड फ्रॉम साइटोक्रोम द्वारा इन क्या होता है इनकोड किया जाता है। इसमें क्या है ऑक्सीडेज सब यूनिट आपको क्या है 1COI है। तो देखिए क्या है which is contains 650 nucleotide base pair in the standard barcode region for animals। जो आपके क्या है 650 न्यूक्लियोटाइड मिल जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होते हैं ना आपके जीन्स में, जेनेटिक मेटेरियल में या मतलब डीएनएस में क्या है आपको मिल जाएंगे। तो ये एक तरह के स्टैंडर्ड बारकोड होते हैं, है ना। जैसे कि आप बारकोड को स्कैन करो तो देन आपको क्या उसके बारे में पूरा डिटेल मालूम चल जाता है। तो यही चीज़ जो आपका है एक मैंने बताया बेस पेयर्स होते हैं, जेनेटिक्स होता है, एक तरीके से बारकोड होता है। क्या होता है किसी ऑर्गेनिज्म का क्या होता है उससे रिलेशन जो आपस में अगर मैं बताऊं कोई स्पीसीज उससे रिलेट करता है कि नहीं करता है, तो वो न्यूक्लियोटाइड क्या है हम नंबर गिन ले, जैसे कि 650 जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर आपको क्या है स्टैंडर्ड एक तरीके से मानते हैं बारकोड की तरह, वो क्या है आपको एनिमल्स में मिल जाएंगे। इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू द सेम स्पीसीज यूजुअली सो वेरी लिटिल वेरिएशन। जो क्या है अगर हम बात करें किसी सेम स्पीसीज की बात करें वो यूजुअली क्या है सो लिटिल वेरिएशन, यानी उसमें बहुत ही कम वेरिएशन आपको देखने को मिले, यानी उसमें किसी भी ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखेगी जिससे कि वो अलग दिखते हो। तो ये जो बारकोड जो है
दिस बारकोड रीजन COI DNA बार कोडिंग हैज़ नॉट रिजॉल्व ऑल द डिफरेंसेस। तो ये बारकोड का हम इस रीजन में इस्तेमाल करते हैं, COI जो है आपका। तो इसमें एक चीज़ और लिखा है, DNA बार जो कोडिंग है हैज़ नॉट रिजॉल्व ऑल द डिफरेंसेस। DNA बार कोडिंग एक तरीके से सारे डिफरेंसेस को रिजॉल्व नहीं करता रिगार्डिंग द यूज ऑफ डिफरेंट स्पीसीज कॉन्सेप्ट, बट इट इज पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज इन अ लोकल पॉपुलेशन। क्या है कि जो एक तरीके से जो डिफरेंट स्पीसीज है, जो उनके लिए कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है, यूज ऑफ डिफरेंट स्पीसीज कॉन्सेप्ट, बट इट इज़ नाउ पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द ऑरिजिन ऑफ। क्या है, अब क्या है हमारे लिए एक तरीके से पॉसिबल हो चुका है कि आइडेंटिफाई कर सके उसके ऑरिजिन को, स्पीसीज को, उसके लोकल पॉपुलेशन को। देखिए किस तरीके से ऑल्दो मॉलिक्यूलर टेक्निक्स, जो मॉलिक्यूलर टेक्निक्स होते हैं जिन्होंने प्रूव करा है एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ मॉडर्न एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट को, जो है मॉडर्न लेवल ऑफ जो टैक्सोनॉमिस्ट है वो किस तरीके से एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ क्या है, एक तरीके से ये जो मॉलिक्यूलर टेक्निक का इस्तेमाल करके दे विल नॉट रिप्लेस द ट्रेडिशनल टैक्सोनॉमिक मेथड। ये क्या है कि वो ट्रेडिशनल जो टैक्सोनॉमिक मेथड है उसको तो रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन क्या है मोर ओवर ट्रेडिशनल मेथड मॉलिक्यूलर मेथड्स विल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर इन टैक्सोनॉमिक स्टडीज़। क्या है, मॉलिक्यूलर आपका जो मेथड है वो एक तरीके से टैक्सोनॉमिक स्टडी में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देन देखिए क्या है गाइज, इसमें एक जो क्वेश्चन बन रहा है आपका, इसमें डिस्टिंग्विश यानी इसमें बताना है बिटवीन द बायोलॉजिकल स्पीसीज एंड फाइलोजेनेटिक स्पीसीज में क्या है डिफरेंसेस बताने हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट एंड गिवन द एक्सेप्टेबल डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज। तो ये आप बता देंगे किस तरीके से इनमें क्या होता है। बायोलॉजिकल स्पीसीज की बात करें तो वो मैं बता दे रहा हूँ आपको एक तरीके से, थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूँ। वो जो क्राइटेरिया का यूज़ करते हैं उसमें किसी तरह का रिप्रोडक्शन टर्म का यूज़ नहीं किया जाता है। याद रखिएगा, रिप्रोडक्शन टर्म का यूज़ नहीं किया जाता है। अगर मैं बात करूं फाइलोजेनेटिक स्पीसीज की बात करूं तो फाइलोजेनेटिक स्पीसीज में आपका क्या है, एक तरीके से उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं जिसमें क्या है कि कॉमन एंसेस्ट्री की बात की जाती है। क्या है, कॉमन एंसेस्टर, यानी वो कोई ऑर्गेनिज्म है उनका कॉमन एंसेस्टर यानी कौन सा उसका कॉमन पूर्वज है उसके बारे में हम बात करते हैं, है ना, स्टडी करते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ गोरिल्ला है एंड एक क्या है मंकी है। क्या है गाइस, मंकी है ना, तो मंकी है, तो इन दोनों के क्या कॉमन एंसेस्टर आपको सेम मिल जाएंगे। क्या है, कॉमन एंसेस्टर सेम मिल जाएंगे इसी तरीके से। तो इसमें आपको डिफरेंसेस बताने हैं, बढ़िया से आप बता दिएगा। एंड देन देखिए क्या है, और भी कुछ है इसमें, तो और आपका क्या क्या हो सकता है पॉसिबल डेफिनेशंस आपके क्या हो जाएंगे। इंटरब्रीडिंग आपको आपस में इसमें जो स्पीसीज होता है फाइलोजेनेटिक स्पीसीज के बेसिस पे किया जाता है, कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, तो उसमें इंटरब्रीडिंग जैसे वर्ड का यूज़ होता है, इंटरब्रीडिंग नहीं होती, रिप्रोडक्शन बैरियर हो जाता है। तो ये सारी कॉन्सेप्ट है जो अभी मैंने बताया है वही चीज़ें, तो आप इसको करेंगे। देन देखिए क्या है, क्लासिफाई करना, किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना। तो देखिए क्या है, हमने बायनोमियल नोमेनक्लेचर को जान लिया है ना। नाउ सीन दैट द बायनोमियल नोमेनक्लेचर गिव्स ईच स्पीसीज अ यूनिक नेम। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है वो एक तरीके से प्रत्येक ऑर्गेनिज्म का, ईच स्पीसीज का क्या है एक यूनिक नेम देता है। क्या है गाइस, यूनिक नेम देता है। लीनियस जो है ऑल्सो ग्रुप्ड द species into a hierarchy of inclusive categories, that is species into a genera and genera into a higher categories। लिनियस ने इनको क्या है एक अलग ग्रुप में अपने अकॉर्डिंग भी क्या करा है, ऑर्गेनाइज किया है, एक तरीके से कह सकता हूँ मैं, एक हायरार्की में, जिसमें क्या है इंक्रीजिंग एंड एक्सक्लूसिव कैटेगरीज हैं, जिसके थ्रू क्या है जो स्पीसीज हैं उसको जेनरा में कर रखा है एंड जो जेनरा है उसको हायर कैटेगरीज में डाल रखा है। एज वुड हैव रिवील मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर सिमिलरिटीज एंड रिलेशनशिप टू वन अनदर। और एक तरीके से ये जो कैटेगरीज हैं वो एक तरीके से रिवील कर सकता है, एक तरीके से मोर इन्फॉर्मेशन बता सकता है हमें रिगार्डिंग देयर सिमिलरिटीज, उसके सिमिलरिटीज के बिटवीन एंड देन रिलेशनशिप के भी अकॉर्डिंग आपको क्या है एक दूसरे के क्या है इंफॉर्मेशन, मैंने क्या बोला, सिमिलरिटीज के बेसिस पे और रिलेशनशिप के बेसिस पे हम एक दूसरे से बता सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। तो देन देखिए गाइस, द नंबर ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनरा आर ग्रुप टुगेदर इनटू अ फैमिली। जो क्या होते हैं, जो क्लोजली आपके क्या होते हैं जेनराज होते हैं, क्या होते हैं जेनरा होते हैं, जेनराज नहीं जेनरा होते हैं, जो रिलेट करते हैं एक दूसरे को, वो ग्रुप एक फैमिली का निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं, एक फैमिली बनाते हैं। क्या बनाते हैं गाइस, फैमिली। अगर मैं बोलूँ अभी मैंने बोला फैलिस बोला, आपका क्या बोला, एक ग्रुप हो गया आपका, जेनरा हो गया, पैंथरा हो गया, क्या हो गया गाइस, पैंथरा हो गया। हाँ, तो ये जो पैंथरा और फेलिस ये दोनों ही जीनस या जेनरा बोलूँ, क्या है गाइस, जेनरा बोलूँ,
ठीक है, जेंडर आपका प्लूरल होता है। ये दोनों किसको बिलोंग करेगा, तो एक सिमिलर फैमिली को बिलोंग करेगा। क्या गाइस, एक सिमिलर फैमिली को बिलोंग करेगा, एक ही फैमिली के ये चट्टे बट्टे होंगे, मतलब एक तरीके से फैमिली के ग्रुप, मतलब फैमिली के सदस्य होंगे। देन बात करें हम इनटू कहाँ गया मैं, हाँ, और जो क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज होते हैं, जो कि आपस में क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज होते हैं, उसको एक ऑर्डर में डाला जाता है, यानी एक सिमिलर ऑर्डर में डाला जाता है। वो क्या है, सिमिलर ऑर्डर में डाला जाता है। एंड देन जो क्लोजली ऑर्डर जो होते हैं आपको, वो एक सिमिलर क्लास में डाला जाता है। एंड देन नंबर ऑफ जो क्या है क्लोजली रिलेटेड क्लास होते हैं, उसको एक फाइलम में डाल दिया जाता है, जिसे हम डिवीजन भी कहते हैं। इन द केस ऑफ प्लांट में हम डिवीजन कहते हैं, एंड ऑर्गेनिज्म में हम फाइलम कहते हैं। ठीक है, तो इनमें से किसी बच्चों को कंफ्यूजन हो कि फाइलम और डिवीजन का हम अलग अलग यूज़ कब करते हैं, तो डिवीजन हम प्लांट्स में, अब फाइलम का यूज़ हम एनिमल्स में करते हैं। देन देखिए क्या है, एंड द वेरियस फाइला और डिवीजन इनटू अ किंगडम, जो आपके क्या होते हैं वेरियस फाइलाज जब एक साथ आते हैं तो एक किंगडम बनाते हैं। द हाईएस्ट कैटेगरी दस इन द क्लासिफिकेशन वेयर द किंगडम्स, जो कि एक तरीके से हाईएस्ट कैटेगरीज होता है किसी भी क्लासिफिकेशन में जो किंगडम होता है। लेकिन नाउ अनदर हायर कैटेगरी ऑफ डोमेन हैज़ बीन एडेड टू इंक्लूड द किंगडम। ठीक है, एक और हायर कैटेगरीज डाल दी गई है, जिसको हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, जो कि क्या है, हाल ही में डाला गया है इसको। किंगडम के जितने भी जो किंगडम्स होते हैं उनके क्या होते हैं, डोमेन्स होते हैं। ठीक है, तो कौन सा किंगडम कौन से डोमेन में आता है, ये भी बात है। तो देखिए क्या है, the names of higher categories are often synthesized from Latin words in the same manner and generic species specific name। जो हायर क्या होते हैं, कैटेगरीज के जो नेम होते हैं, नेम ऑफ हायर कैटेगरीज, मतलब हायर कैटेगरीज के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके जो नेम होते हैं वो किन से सिंथेसाइज होता है, तो लैटिन वर्ड्स होते हैं कुछ, उनको सेम मैनर में क्या करा जाता है, एक तरीके से सिंथेसाइज किया जाता है, नाम बनाया जाता है उनसे। तो क्या होता है आपका, जेनरिक हो गया और स्पेसिफिक नेम्स हो गया, है ना। तो एंड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द कैपिटल लेटर, मैंने बताया कि जो जेनरिक नेम होगा वो क्या होगा, ऑलवेज स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से। तो जैसे कि एग्जांपल हो गया रेप्टिला हो गया, मैमेलिया हो गया, एम्फीबिया हो गया, ये सारे क्या हैं आपको कैपिटल लेटर में दिखते हैं। एंड देन कॉमन वर्जन की बात करें तो डू नॉट बिगिन द क्या है, कैपिटल लेटर सच एज एम्फीबियंस, मैमल्स एंड एनिलिड्स। ठीक है, ठीक है, तो ये जो एम्फीबियंस हो गया, यहाँ एम्फीबिया बात करें, एम्फीबिया आपका क्या हो गया, एम्फीबिया एक तरीके से पूरे फाइलम को इंट्रोड्यूस कर रहा है, फाइलम ही कहेंगे ना, किंगडम, फाइलम, एनिमेलिया, हाँ ठीक है, फाइलम। अगर मैं बात करूँ एम्फीबियंस की बात करूँ, तो एम्फीबियन उसके अंदर जो स्पीसीज होते हैं उसको, यानी कॉमन वर्जन जो उसके होते हैं उसको हम एक तरीके से स्मॉल लेटर से हम करते हैं इंट्रोड्यूस। ठीक है, या एम्फीबियन, मैमल्स हो गया, मैमेलिया अलग हो गया आपका, मैमल्स सबका अलग हो गया। ठीक है, देन बात करें टैक्सोनॉमिक टर्म्स की, बात करें अबव द लेवल ऑफ जीनस, यानी जो जीनस के लेवल पे आपका क्या है, एक तरह से टैक्सोनॉमिक की जाती है। तो देखिए क्या है, स्पीसीज आर नॉट इटैलिसाइज्ड, और उसका जो स्पीसीज होते हैं उसको इटैलिसाइज्ड यानी इटैलिक नेम में नहीं लिखा जाता है। हाँ, जो देखिए, हाँ ठीक है, तो टेबल 2.1 में हम देखेंगे सो द 7 मेन हेरार्किकल टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जो 7 हेरार्किकल टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है उनके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हाँ, तो ये यूज किए जाते हैं क्लासिफिकेशन में। गिव यू एन आइडिया क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म यूजिंग 2 एग्जांपल ऑफ ह्यूमन एंड डॉग। क्या है, ह्यूमन और डॉग का आप 2 एग्जांपल लें और इनको क्लासीफाई करें, तो देखिए किस तरीके से टैक्सोनॉमिस्ट जो है डिफरेंट ऑप्शंस के तहत क्या है सब डिवाइड भी करते हैं। दिस 7 रैंक्स फर्दर टू रिकॉग्नाइज मोर 7 टैक्सा, मोर देन 7 से ज़्यादा टैक्सा इसमें उसको डिफाइन करते हैं, अलग अलग नेमिंग 7 से ज़्यादा टैक्सा, यानी सुपर फाइलम, सुपर क्लास, सुपर ऑर्डर, क्या क्या लिखा है, सब ऑर्डर हो गया आपका, सुपर फैमिली, सब फैमिली एंड अदर एज पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन दैट द एसेंस lineage system that or lower level than tax is needed। देन देखिए क्या है, यहाँ पे अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन आपका क्या है, यूकैरिया है ना। मैंने बताया जो हाईएस्ट लेवल ऑफ जो आपका जो रिसेंटली यूज़ किया जाता है डोमेन, तो डोमेन आपका क्या है, ह्यूमन में आपको यूकैरिया मिल जाएगा एंड डोमेस्टिक डॉग में भी आपको यूकैरिया मिल जाएगा, यानी जो सेल्स होते हैं इनके में यूकैरियोटिक सेल होते हैं। किंगडम की बात करें तो ये भी एनिमेलिया को बिलोंग करता है, ये भी एनिमेलिया को बिलोंग करता है। ठीक है, किंगडम इसमें सेम होगा। जब ये एनिमेलिया को बिलोंग करता है तो देन आपका फाइलम तो आपका सिमिलर होगा ही, कॉर्डेटा, एंड ये भी कॉर्डेटा को आपका मतलब सिमिलर होगा, ये जरूरी नहीं है, मतलब इसमें सिमिलर है। डोमेस्टिक और ह्यूमन कैट में आपको कोर्डेटा आपको सिमिलर देखने को मिल जाएगा। क्लास की बात करें तो क्लास भी आपके मैमेलिया एंड ये क्या हो जाएगा, मैमला हो जाएगा। क्या हो जाएगा गाइस,
मैमेला होगा या मैमेलिया, ये भी होगा ना, ठीक है मैमेलिया ये भी होगा, इसमें कुछ गलत लिख दिया है। देन देखिए क्या ऑर्डर की बात करें, प्रीमेट्स की बात करें तो ये क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है इनका, प्रीमेट्स होता है। एंड ये क्या होता है इसका, कार्निवोरा होता है, क्या होता है, कार्निवोरा होता है। फैमिली की बात करें तो होमिनिडा, होमिनिडा होता है। एंड ये क्या होता है, कैनिडा होता है, क्या होता है गाइस, कैनिडा होता है। एंड बात करें फैमिली तो आपको बता दें मैंने, जीनस में होमो होगा, ये कैनिस होगा। और स्पीसीज की बात करें तो सैपियंस, और ये क्या होगा, फैमिलेरियंस होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम टैक्सोनॉमी करते हैं डॉग एंड कैट के बीच में। यहाँ पे कुछ लिखा है, इसको साइड वाले को हम पढ़ते हैं। देखिए मॉलिकुलर स्टडीज जो होती हैं हैव बीन रिवील्ड दैट द राइबोसोमल आरएनए इज कंजर्व्ड इन द एवोल्यूशन, मींस दैट द क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ कॉमन एंसेस्टर आर लाइकली टू हैव सिमिलर राइबोसोमल RNA, and descental related organism have ribosomal RNA not too similar but still could have enough similarities to show descent common ancestor। ठीक है, तो ये देखिए बहुत बड़ा सा ये सेंटेंस लिखा है, इसमें कह रहा है कि जो मॉलिकुलर स्टडीज की जाती है वो रिवील करती है, एक तरीके से रिवील करती है क्या, जो राइबोसोमल आरएनए होता है ना, राइबोसोमल आरएनए वो कंजर्व होता है इवोल्यूशन में, क्या होता है इवोल्यूशन में वो कंजर्व होता है। तो देखिए क्या है, विच मीन्स डेट क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, यानी जो आपस में क्या होता है क्लोजली रिलेट करते हैं, डेट हैव अ क्या है कॉमन एंसेस्टर। यानी अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को पता करना हो कि इनका जो कॉमन एंसेस्टर कौन है, तो हम उसके क्या है आरएनए या फिर राइबोसोमल आरएनए को हम देख लेंगे, है कि नहीं। तो आर लाइकली टू हैव सिमिलर राइबोसोमल आरएनए, यानी जो अगर कॉमन एंसेस्टर से बिलोंग करते हो तो उनका जो राइबोसोमल आरएनए होगा वो क्या होगा, सिमिलर होगा। एंड डिसेंटली रिलेटेड organism have ribosomal RNA that क्या है decently related organism have ribosomal RNA that is not similar but still could have enough to similarities to show the common descent। क्या क्या होगा जब कभी मतलब कोई जो ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या हो आपका राइबोसोमल RNA ना हो, सिमिलर ना हो, तो एक तरीके से हम क्या सकते हैं could have enough similarities, यानी काफ़ी उसमें similarities है जो कि so distant common ancestor शो करता है। देखिए क्या these studies have led systematics to conclude that all life share of a common ancestor। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का है। देखिए कॉमन एंसेस्टर के बारे में अभी मैं बताता हूँ। तो जो ये क्लासिफिकेशन है और भी बहुत सारे कई सारे ऐसे ऐसे टर्म्स हैं जिनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन की जाती है। तो ये देखिए मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम्स की बात करेंगे हम, ठीक है गाइस। मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम्स की बात करें तो ह्यूमन ने जो एक तरीके से सीखा है लर्न टू गिविंग ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक नेम्स एवरी अर्ली इन हिस्ट्री। ठीक है, जब क्या है कभी इतिहास में क्या है ह्यूमन ने एक तरीके से नामकरण करना सीखा, स्पेसिफिक नेम देना जब सीखा, तो जब कौन से थे, तो एरिस्टोटल थे आपके, क्या थे एरिस्टोटल 384 टू 322 BC। उन्होंने रिकॉग्नाइज करा था दो किंगडम। ठीक है, जो आपका क्या हो गया लिविंग वर्ल्ड में आपका एक प्लांटी हो गया, एक एनिमेलिया हो गया। क्या हो गया गाइस, प्लांटी और एनिमेलिया हो गया। एरिस्टोटल टाइम्स क्या है बायोलॉजिस्ट हैव ट्राइड टू असाइन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू वन ऑफ दीज टू किंगडम्स। क्या है जो बायोलॉजिस्ट हुआ करते थे वो ट्राई करते थे कि भाई इन दोनों में से किसी किंगडम में क्या है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसका पार्ट बनाना, एक तरीके से उसको कंसीडर करना, असाइन करना। देन देखिए क्या है however these presented serious problem as many as क्या है वेर क्लेम्ड एंड बोथ बॉटनिस्ट एंड जूलॉजिस्ट। क्या है एक तरीके से बहुत इसमें प्रॉब्लम्स भी आते थे, सीरियस प्रॉब्लम, जिसमें क्या है बहुत से ऑर्गेनिज्म जो है वो दोनों के द्वारा क्लेम किए जाते थे। यानी जो बॉटनिस्ट होते थे वो भी क्लेम करते थे उस ऑर्गेनिज्म की भाई हमारा पार्ट है, एंड जूलॉजिस्ट की बात करें तो वो भी क्लेम करते थे कि भाई ये तो हमारे सिस्टम का पार्ट है ना। तो इस तरीके से क्लेम होता था उनमें। सेवरल अल्टरनेटिव सिस्टम्स वर सजेस्टेड टू क्लासीफाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे ऐसे ऐसे सिस्टम क्या है अल्टरनेटिव सिस्टम्स को क्या है सजेस्ट किया गया जिससे कि क्या है हम क्लासिफाई कर सकें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को। देन देखिए क्या है ओवर द टाइम टैक्सोनॉमिस्ट, यहाँ देखिए ओवर द टाइम टैक्सोनॉमिस्ट रिकॉग्नाइज इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन अ न्यूक्लिएट बैक्टीरिया। ठीक है, जैसे जैसे आपका क्या है समय बीतता गया जो टैक्सोनॉमिस्ट जो थे उन्होंने रिकॉग्नाइज करा इंपॉर्टेंट डिफरेंस। क्या है इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लिएट बैक्टीरिया, यानी न्यूक्लिएट बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोट। न्यूक्लिएट बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया को एज अ प्रोकैरियोट्स में उन्होंने बताया। ठीक है, तो देखिए क्या है कौन थे वो, एंड ऑल अदर न्यूक्लिएट यूनिसेलर, और जो अदर न्यूक्लिएट यानी जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है या फिर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, तो न्यूक्लिएट जो आपके क्या हो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं उनको यूकैरियोट्स में कहा गया। ठीक है, तो देखिए क्या है किस तरीके से
तो 1996 में जो अमेरिकन इकोलॉजिस्ट थे रॉबर्ट एच डब्ल्यू विटेकर जो थे, उन्होंने प्रपोज करा क्या, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें पहला जो किंगडम था मोनेरा था, जो कि कंटेन करता था प्रोकैरियोट्स को। प्रोकैरियोटिक सेल्स आप जानते हैं प्रोकैरियोट्स कैसे होते हैं, ठीक है, जिनमें न्यूक्लियस क्या होता है, एक तरह से डिफाइंड नहीं होता, ठीक है। तो किंगडम प्रोटिस्टा कंटेनिंग द सिंगल सेल यूकैरियोट्स, जो किंगडम प्रोटिस्टा आपका वो सिंगल सेल यूकैरियोट्स में आता है, एंड देन उसमें प्रोटोजोआ यूनिसेलर एल्गी भी उसमें कंसीडर कर लिया जाता है, ठीक है। बात करें हम मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म की, तो वर प्लेस्ड इन 3 किंगडम बेस्ड ऑन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है उनको क्या है, हम किस तरीके से प्लेस करते हैं तीनों किंगडम में, तो बेस्ड ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरीके का है उसके बेसिस पे हम करते हैं। डिफरेंसेस इन देयर ऑर्गेनाइजेशन एज किंगडम प्लांटी इंक्लूडिंग मल्टी सेलर एंड फोटोसिंथेसिस, क्या है कि एक तो मल्टी सेलर होते हैं और क्या होते हैं दूसरे फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। ये प्लांट्स एंड मल्टी सेलर एल्गी जो आपके क्या है, आपके इस कैटेगरीज में आ जाते हैं ना, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे हम इन्हें अलग कर देते हैं, ये प्रोटिस्टा से अलग होते हैं। बात करें किंगडम फंगी की, तो इंक्लूडिंग माउल्ड हो गया, ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, ये सारे एसेक्ट्रा, ये सारे क्या है, सिंथेसिस नहीं करते फूड, अपने फूड को सिंथेसिस नहीं करते, लेकिन ऑब्टेन किससे करते हैं, तो एब्जॉर्प्शन से वो क्या करते हैं, जैसे कि सड़े गले पदार्थ जो भी होते हैं, डेड डिकेइंग मेटल होते हैं, उससे वो एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। एनिमल किंगडम की बात करें तो इंक्लूडेड द नॉन कॉर्डेट्स हो गए या फिर कॉर्डेट्स हो गया आपका, नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट्स जो भी एनिमल्स हैं वो एनिमल किंगडम के अंदर डाले गए। तो देखिए ये 5 क्लासिफिकेशन जो दिया गया क्या है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एक्सेप्ट किया गया मोस्ट जूलॉजिस्ट द्वारा, जितने भी जूलॉजिस्ट थे ज़्यादातर जूलॉजिस्ट ने एक्सेप्ट करा इस क्लासिफिकेशन को। हम रिसेंट ईयर्स की बात करें जो सिस्टमैटिक्स है, हैव टेकन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है, तो उन्होंने एक तरीके से फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी अपने साथ दिया इनटू अकाउंटिंग एंड डेफिसिट, क्या है डेपेक्ट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, क्या एक तरीके से अकाउंट कर सके, एक तरीके से बता सके कि इसके बीच में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप किस तरीके से स्थापित होता है अमॉन्ग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म एज ब्रांच बना सके, एक तरीके से फाइलोजेनेटिक ट्री बना सके कि कौन सा एंसेस्टर किसका है, ठीक है, कौन सा पूर्वज किसका मतलब किससे बिलोंग करता है। तो न्यू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडिंग ए क्लियरर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जो न्यू जो इन्फॉर्मेशन है उससे हमें क्या प्रोवाइड होता है गाइज, तो एक तरीके से क्लियर होता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियरिंग होती है, जिससे क्या है हम जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स होते हैं आपस में, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का हैज चैलेंजेस द 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है सिस्टम, वो क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में के बेसिस पे। हम बात करें बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ऑफ जीन्स एंड राइबोसोमल आरएनए, जीन्स हो गया या फिर राइबोसोमल आरएनए हो गया, जो कि अमेरिकन बायोलॉजिस्ट कार्ल ह्यूज ने बताया एंड उसके को वर्कर के थ्रू बताया गया, प्रपोज किया गया कि 1990 में कि जो फंडामेंटल डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन देम इज नॉट बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए न्यूक्लियस, क्या है हम उसको एक तरीके से न्यूक्लियस के प्रेजेंस या फिर एब्सेंस के बेसिस पे हम नहीं बता सकते हैं, बट लिविंग ऑर्गेनिज्म एज डिसेंडेंट फॉर्म एनी 3 ओरिजिनल लाइंस, 3 ओरिजिनल लाइंस में देखने को देखिए क्या है, तो उनका एक क्या होता है, एक कॉमन एंसेस्टर होता है, जो 3 क्या होता है कॉमन लाइंस होते हैं। तो देखिए कौन कौन से है, पहला आपका हो गया बैक्टीरिया, कॉम्प्रोमाइजिंग ऑल ट्रू बैक्टीरिया आपके क्या होते हैं, बैक्टीरियाज में आते हैं। देन उसके बाद आता है आर्किया, आर्किया क्या होता है, डिफरिंग फ्रॉम बैक्टीरिया इन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस, आपको क्या है उसके मेम्ब्रेन में एंड राइबोसोमल आरएनए जो उसके अंदर प्रेजेंट होता है उसमें आपको डिफरेंस मिल जाएगा, जो कि रिलेट करता है मोर क्लोजली टू यूकैरियोट्स, क्या है यूकैरियोट में ज़्यादा आपको क्लोजर देखने को मिलेगा, होते तो ये भी प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया होता है, बट क्या है इनकी क्लोजनेस क्या है आपको यूकैरियोटिक सेल से ज़्यादा मतलब अधिक देखने को मिलेगा, ठीक है। जो न्यू तरीके का एक क्लासिफिकेशन है, एक तरीके से बेस्ट है किसी चीज़ को समझने के लिए। यूकैरिया की बात करें इंक्लूडिंग ऑल सिंगल सेल्ड एंड मल्टी सेलर फॉर्म्स एंड फॉर्म न्यूक्लियस, क्या है जो भी कोई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है या फिर मल्टी सेलर फॉर्म का ऑर्गेनिज्म है जो कि फॉर्म करता हो न्यूक्लियस, यानी उसके अंदर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता हो, वो क्या कहलाते हैं, दीज वो मतलब यूकैरियोट्स कहलाते हैं, ठीक है। ये जो 3 मेजर ग्रुप है इसको हम क्या कहते हैं, डोमेन्स कहते हैं, अभी हमने डोमेन्स के बारे में पढ़ा था, तो इसी को हम क्या कहते हैं गाइस, डोमेन्स कहते हैं। बायोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं कि डेट ऑल 3 डोमेन्स इवॉल्व फ्रॉम ए कॉमन प्रोकैरियोटिक एंसेस्टर, ठीक है। जितने भी आपके क्या हैं जो 3 डोमेन्स है, यानी बैक्टीरिया हो गया या मैं बोलूँ आर्किया हो गया या फिर यूकैरिया हो गया, ये सारे क्या है एक कॉमन प्रोकैरियोटिक यानी
प्रोकैरियोटिक एंसेस्टर प्रोकैरियोटिक सेल रहा होगा, इसी से ये इवॉल्व होते होते आज ये एडवांस फॉर्म के यूकैरियोटिक सेल या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल आपको देखने को मिलते हैं। तो ये कॉमन एंसेस्टर से सभी सेल्स क्या है अराइज हुए हैं। यानी रिकॉल द ऑरिजिन ऑफ ऑर्गेनिज्म यू हैड स्टडीड, फिगर 1.1 यूनिट 1 में हमने देखा था कि किस तरीके से ऑरिजिन होता है ऑर्गेनिज्म का, है ना। तो अर्लियर किंगडम की बात करें प्रोटिस्टा की इज लॉन्गर वैलिड एंड ऑल ग्रुप्स ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आर नाउ रिगार्डेड द सेपरेट किंगडम अंडर द डोमेन यूकैरिया। जो आपके क्या होते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हो गए आपके, या फिर नाउ रिगार्डेड एज सेपरेशन किंगडम, जो हमने सेपरेट कर रखा है किंगडम में, अंडर डोमेन यूकैरिया में ही सारे कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। प्रोटिस्टा हो गया आपका एंड यूकैरिया, ये सारे क्या है एक यूकैरिया किंगडम के अंदर आते हैं, ठीक है। एंड देन एनिमल की बात करें तो एनिमल को प्लेस किया जाता है ग्रुप ओपिस्थोकॉन्टा में, जो कि विच ऑल्सो इंक्लूड द फंगी एंड कॉइनोफ्लैगेलेट्स। क्या है उसमें कौन कौन से इंक्लूड होते थे, फंगी और कॉइनोफ्लैगेलेट्स दोनों आ जाते हैं, मोर क्लोजली रिलेटेड टू एनिमल, जो कि एनिमल के ज़्यादा क्लोजर होते हैं प्लांट से ज़्यादा। एंड बात करें अदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से भी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड देन फिगर जो 2.1 है अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे 3 डोमेन क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा जो कि प्रपोज किया गया है वूज द्वारा। देखिए क्या है, ये देखिए यहाँ पे पिक्चर भी दिखाऊंगा इसमें से पहले क्या लिखा है इससे बता दूं मैं। जूलॉजिस्ट जो है करंटली रिकॉग्नाइज करते हैं 34 एनिमल फाइलम को या फाइला को हैव सर्वाइव फ्रॉम परहैप्स 100 फाइला डेट मे हैव लिव्ड 16 माया एंड द कैम्ब्रियन पीरियड। यानी कैम्ब्रियन पीरियड में क्या है 100 फाइला में से क्या है लिव्ड 600 माया इन द 1600 पे, यानी 600 से भी ज़्यादा आपको स्पीसीज आपको देखने को मिल सकते थे कैम्ब्रियन पीरियड में, जो कि आज जाके वो क्या है बहुत सारे एक्सटिंक्ट भी हो गए ना स्पीसीज। देन देखिए ऑफ द लिविंग फाइला इस 10 मेजर फाइला विल बी डिस्कस्ड इन द कोर्स। इसमें जो लिविंग फाइला की बात करें, यानी जो जूलॉजिस्ट जो रिकॉग्नाइज करते हैं 34 एनिमल फाइला को, जो कि सर्वाइव करा है किसमें 100 फाइला में से, है ना। और कैम्ब्रियन पीरियड में आपको ये सारे फाइलम्स देखने को मिल जाएंगे। एंड देन क्या मैंने बोला कि जो 10 मेजर फाइला है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस कोर्स में, है। दिस गिवन ओवरव्यू द स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी फ्रॉम अ एनिमल किंगडम। एक तरीके से ये स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी के बारे में बताएगा एनिमल किंगडम के। तो देन देखिए ये क्या है, यहाँ पे नीचे में एक ट्री दिखेगा आपको यहाँ पे, जिसमें एक तरीके से तीनों डोमेन का क्लासिफिकेशन किया गया है। ये देखिए, हाँ, तो इसमें देख रहे हैं आप कि नीचे जो ये है ये क्या है कॉमन एंसेस्टर आपको दिख रहा है, ये कॉमन एंसेस्टर है। इसमें से ही आपका क्या है कॉमन एंसेस्टर यूकैरियोटिक एंसेस्टर में से ही बैक्टीरिया निकला है। बैक्टीरिया भी आपका प्रोकैरियोटिक सेल होता है। एंड बात करें इसी से आपका क्या है आर्किया निकला है, आर्किया भी आपका इसी में से निकला है। एंड यूकैरिया की बात करें तो यहाँ पे ये आर्किजुआ, यूग्लेनोजुआ, केमिस्टो, एल्वियोलोटा, एमीबा, ओमोसाइट्स, प्लांट्स हो गए, सिलेम माउल्ट्स हो गए, एनिमल फंगाई हो गए, और जो एनिमल हो गया आपका सबसे ऊपर हो गया एडवांस हो गया, है ना। तो ये इन सभी का कॉमन एंसेस्टर आपका क्या है, ये आपका कॉमन एंसेस्टर मिल जाएगा, जो कि एक तरीके से ये कार्ल वूज ने इसको इस स्कीम को प्रपोज किया था, बताया था उनके बारे में, ठीक है। तो मोनेरा 5 किंगडम जो भी स्प्लिट इनटू 2 डोमेन्स, ठीक है। मोनेरा हो गया जो 5 किंगडम हो गया आपका, वो 2 डोमेन्स में टूट जाते हैं। आपका बैक्टीरिया हो गया, आर्किया हो गया, बिकॉज ऑफ द स्ट्राइकिंग डिफरेंसेस बिटवीन दिस प्रोकैरियोट। ये क्या है जो प्रोकैरियोट्स हैं ये आपस में इनके कुछ जो डिफरेंसेस होते हैं जिसके कारण क्या है ये अलग अलग हो जाते हैं। देन उसके बाद तीसरा आपका कौन सा डोमेन यूकैरियोटा होता है। यूकैरियोटा आपका क्या है सिंगल सेल प्रोटिस्टिस हो गया, या फिर मल्टी सेलर प्लांटी या फंगी या एनिमेलिया हो गए, ये सारे क्या है इसमें आ जाता है। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी प्लेन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, सेकंड पार्ट रहेगा। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। जहाँ भी आपको कोई दिक्कत आई हो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो देन अच्छा लगा हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, एंड बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। एंड देन गाइज मैंने बता ही दिया, किसी तरह की क्वेरी हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। एंड रहा वीडियो को शेयर करना तो शेयर कर दीजिए अच्छे से, ताकि सभी लोग इस वीडियोज़ की हेल्प लेके अपनी पढ़ाई की, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सके, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।